शीतारा ने अपनी डमी और डमी पेपे सरना से रब्ता किया। वो दोनों पेरिस में थे। असल शीतारा ने डमी से कहा, पेरिस के वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे मेरा भाई सरना एफल टावर के किसी स्नैक बार में दिखाई देगा। तुम दोनों वहां जाओगे। अपने आसपास अपने होशियार मातिहतों को छुप कर रहने की हदायत करो। जब तुम भाई सरना को महफूज मुकाम तक लाओगे तो फरहाद के जासूस ज़रूर तुम पर नजर रखेंगे और हमारे मातिहत उन जासूसों के ताक़ुब को नाकाम बनाएंगे। डमी शीतारा ने कहा, यस मैडम, हम अपने बॉस सरना को बड़ी होशियारी से खुफिया अड्डे में लाएंगे। फरहाद या उसके टेलीपैथी जाने वाले मेरे भाई के दिमाग में छुपे होंगे, लिहाजा भाई को अपनी गाड़ी में बिठाते उसकी आंखों पर पट्टी बांध देना ताकि दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले उसके ज़रिए उन रास्तों को न मालूम कर सकें जहां से तुम उसे ले जाओगे। हम यही करेंगे। क्या ऐसे वक्त आप हमारे पास रहेंगे? मैं अपने भाई के दिमाग में मौजूद रहूंगी। तुम लोगों को 1 घंटा पहले ही एफल टावर पहुंचना चाहिए। यहाँ 7:15 हो चुके हैं। हम अभी जा सकते हैं? अभी नहीं, पहले अपने खास डॉक्टर को कोमा ट्रीटमेंट के तमाम सामान के साथ खुफिया अड्डे में पहुंचा दो। भाई सरना को वहां लाते ही कोमा में पहुंचा दिया जाएगा। वो डॉक्टर के पास चले गए। शीतारा ने दूसरे डॉक्टर के दिमाग पर दस्तक दी। वो लंदन में था। उसने कहा, यस मैडम, मेरे लायक कोई खिदमत? हाँ, ब्रेन वॉशिंग का केस है। मैं आपके हुक्म से 6 लड़कियों और 6 जवानों के ब्रेन वॉश कर चुका हूँ और आप उन्हें 6 शीतारा और 6 पैपे सरना बना चुकी हैं। अब कितने लोग हैं? सिर्फ एक, और वो मेरा सगा भाई है। पता नहीं फरहाद ने टेलीपैथी और हैप्नोटिज्म के कैसे कैसे हथकंडे आजमाए हैं। इसलिए तुम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट से भाई सरना का ब्रेन वॉश करोगे। बचपन से अब तक की तमाम बातें और उसका लबो लहजा सब कुछ उसके दिमाग के स्लेट से मिटा दोगे ताकि फरहाद किसी भी चोर रास्ते से मेरे भाई के दिमाग में ना आ सके। आपका हुक्म सार आंखों पर। मैं मिस्टर सरना के दिमाग से माजी की तमाम यादें मिटा दूंगा। आज ही पहली फ़्लाइट से ज्यूरिच जाओ। क्या ज्यूरिच में हमारा नया अड्डा है? हाँ, फरहाद भाई सरना के चोर ख्यालात पढ़कर हमारे तमाम खुफिया अड्डों को जान गया है, इसलिए मैंने ये नया अड्डा ज्यूरिच में बनाया है। वहाँ मेरी जायदाद का मैनेजर तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम करेगा। तुम सर्जरी और ब्रेन वॉशिंग का तमाम सामान ले जाओ या फिर जनीवा से नया सामान खरीद लो। वो ऐसे इंतज़ामात करती जा रही थी कि आइंदा मैं कभी उसके भाई को अपना गुलाम ना बना सकूं, और जो इंतज़ामात वो कर रही थी उनका इल्म मुझे नहीं था, लेकिन एक अंदाज़ा था कि यही कुछ करेगी। किसी भी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले के तनवीमी अमल से निजात दिलाने का आखिरी तरीका यही है कि पहले उसे कोमा में पहुंचा दो ताकि दुश्मन उसके दिमाग तक ना पहुंच सके। मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था और ना ही अपने ख्याल ख्वानी करने वाले साथियों के साथ इस ताक में रह सकता था कि किस दिन और किस वक्त वह भाई को कोमा से निकाल कर उसका ब्रेन वॉश कराएगी। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि किसी कोमा में रहने वाले के सरहाने बैठे निगरानी करते रहें। उसे 2 घंटे बाद भाई के दिमाग में जगह मिल गई। भाई एफल टावर के एक स्नैक बार में मिल गया। उसे डमी शीतारा और डमी सरना के जरिए एक खुफिया अड्डे में पहुंचा दिया गया। वहां पहुंचाने तक उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और वो भाई के दिमाग में मौजूद रहकर ये मालूम करने की कोशिश करती रही कि मैं उसके अंदर मौजूद हूं या नहीं। उसने कई बार मुझे मुखातिब किया, फरहाद, अगर तुम भाई के अंदर मौजूद हो तो मुझसे बोलो, मैं कुछ अहम बातें करना चाहती हूँ। मैं मौजूद नहीं था। उसके भाई के अंदर रहना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो समझ रही थी मैं फ्रॉड कर रहा हूँ और मौजूद रहकर जवाब नहीं दे रहा हूँ। बहरहाल उसे इत्मीनान तब हुआ जब उसने भाई को एक महफूज जगह ले जाकर कोमा में पहुंचा दिया। वो खुश और मुतमईन हो गई। उसे भाई मिल गया था। मैं अपनी जगह मुतमईन था। उसका भाई बदस्तूर मेरी कैद में था। मैंने 1 हफ्ता पहले उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। उसके दिमाग से बहुत सी अहम मालूमात हासिल की थी। उनमें सबसे अहम मालूमात ये थी कि 6 डमी शीतारा और 6 डमी सरनाओं की मौजूदगी में असल शीतारा और असल सरना की पहचान क्या है। पता चला सभी के चेहरे एक जैसे हैं। बाद में शीतारा ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे पर कुछ तब्दीलियां की, खुद को पहले से ज़्यादा हसीन बना लिया। तमाम शीताराओं की आवाज़ और लहजे को अपनी असल आवाज़ और लहजे से मुख्तलिफ बनाया। उसने भाई को भी ऐसी तब्दीलियों के लिए कहा, लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई। अलबत्ता तनवीमी अमल के ज़रिए तमाम डमी सरना की आवाज़ और लहजों को अपनी आवाज़ और लहजे से मुख्तलिफ बना दिया। अब सरना की आवाज़ और लहजे को सिर्फ असल शीतारा जानती थी। बाद में उसे मामूल बनाकर मैंने भी उसकी असल आवाज़ और लहजा मालूम कर लिया। एक और ख़ास पहचान थी। असल सरना की कमर में दाएं तरफ एक नुमाया सा पैदाइशी निशान था। यह निशान किसी और डमी सरना की कमर में नहीं था। वो बहन भाई ऐसी ही मखसूस निशानियों के ज़रिए एक दूसरे को किसी शक व शुबे के बगैर पहचान लेते थे। मैंने असल सरना से ये तमाम मालूमात हासिल करने के बाद उसकी एक डमी तैयार की। उसकी कमर में दाएं तरफ वह मखसूस पैदाइशी निशान प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए बनवाया। ऐसा करने के लिए ही मैंने डमी को पेरिस भेज दिया था ताकि वह इन मराहिल से बआसानी गुजरता रहे। फिर मैंने तरमीमी अमल के ज़रिए सरना की असल आवाज़ और लहजा उसके जहन में नक्श कर दिया और असल सरना के जहन से इस आवाज़ और लहजे को यकसर मिटा दिया।
وہ شخص جسے میں نے ڈمی سرنا بنایا تھا وہ پہلے ہی نشے کا عادی تھا۔ میں نے شیتارا کو یہ تاثر دیا کہ میں نے اس کے بھائی کو نشے کا عادی بنا دیا ہے۔ اب وہ گھنٹوں سانس روک کر آتما شکتی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ ہم خیال خوانی کرنے والے کسی کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں۔ اس نقطے کے پیش نظر وہ لب و لہجہ جس شخص کا ہوتا ہے ہم اس شخص کے دماغ میں جاتے ہیں۔ میں نے سرنا کا لہجہ ڈمی کو دے دیا اور ڈمی کا لہجہ سرنا کے دماغ میں نقش کر دیا۔ اسی لیے جب شیتارا نے اپنے سگے بھائی کے اصل لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی تو اسے میری بنائی ہوئی ڈمی کے دماغ میں جگہ ملی۔ وہ اپنے بھائی اصل سرنا کے پاس نہ پہنچ سکی کیونکہ پہنچنے کا ذریعہ وہ مخصوص آواز اور لہجہ تھا جس سے اصل سرنا محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ چرس کا دم لگانے والے سرنا کے پاس پہنچی تھی۔ ایفل ٹاور کے ایک سنیک بار میں بھی اسے وہی چرسی ملا تھا۔ وہ پورے یقین سے اسے اپنا سگا بھائی سمجھ رہی تھی۔ ایک محفوظ پناہگاہ میں لے جا کر اس کی کمر پر پیدائشی نشان بھی دیکھا تھا۔ میں نے کسی پہلو سے شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے چرسی بھائی کو کوما میں پہنچانے کے بعد زیورچ کے خفیہ اڈے میں پہنچا دیا۔ اب اطمینان تھا کہ برین واشنگ کے بعد وہ فرحاد کے تنویم میں اثر سے نکلے گا تو نشے کی لعنت سے بھی نجات حاصل کر لے گا۔ وہ بھائی کو پہلے جیسا شہزور، آزاد اور آتما شکتی جاننے والا پیپے سرنا بنانے میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ دوسرے تمام معاملات کو کچھ عرصہ کے لیے نظر انداز کر دیا۔ اس سے پہلے وہ یوسف پاشا سے دوستی کر رہی تھی۔ اس سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ فرحاد اسے بھائی کے دماغ میں جانے کا موقع دے رہا ہے، وہ جلدی واپس آئے گی، لیکن واپس نہیں آئی۔ اپنے بھائی کے معاملے میں مصروف ہو گئی۔ پاشا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ کئی گھنٹوں تک انتظار کرنے کے بعد اسے غصہ آیا کہ کمبخت تو خود غرض نکلی، شاید بھائی کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور کامیابی حاصل کرتے ہی دوستی کو بھول گئی ہے۔ اس نے صرف بھائی کی واپسی کی خاطر دوستی کی تھی۔ وہ بچہ نہیں تھا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، دنیا والوں کو خود غرض سمجھتا تھا، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن شیتارا کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک دوستی میں سنجیدہ رہنا چاہتا تھا۔ اس کی بے رخی نے اسے پھر عقل سکھا دی۔ ایک خیال ہے کہ شاید وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ پھر اس نے سوچا مصیبت میں ہوتی تو اسے ضرور بتاتی، شاید کسی وجہ سے یا دشمن کی چال سے دماغی کمزوری میں مبتلا ہو گئی ہے، اسی لیے خیال خوانی نہیں کر پا رہی ہے۔ جب بھی خیال خوانی کے قابل ہوگی ضرور رابطہ کرے گی۔ وہ چاہتا تو فون کے ذریعے کسی ڈمی شیتارا اور سرنا کو مخاطب کر کے خیریت معلوم کر سکتا تھا، لیکن فون کرنے سے وہ لوگ مختلف ذرائع سے معلوم کر سکتے تھے کہ وہ جزیرے مارکیوسان میں پہنچا ہوا ہے۔ پہلے اس نے سوچا تھا مارکیوسان نہیں جائے گا کیونکہ علی وہاں مریم کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا دونوں اس کی تلاش میں مارکیوسان اور آس پاس کے جزیروں کی خاک چھانتے رہیں، بالآخر ناکام ہو کر چلے جائیں۔ پھر اسے تدبیر سوجی کے فرحاد کے ایک بیٹے کو طویل عرصے کے لیے مردوں کے جزیرے میں قید کرا دینا چاہیے۔ مارکیوسان 10 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل تھا۔ ان میں ایک جزیرہ ایسا ہے جس میں صرف مرد رہتے ہیں۔ کوئی کسی کی موت نہیں لکھ سکتا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی کاتب تقدیر ہے۔ وہ چاہے تو کسی بندے کے ہاتھوں کسی بندے کی موت لکھ دے، وہ چاہے تو طبی عمر گزارنے تک زندگی دے دے۔ علی مریم کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ مریم نے کہا، بیٹے میرے منع کرنے کے باوجود تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں کہ پاشا میرے ذریعے تمہاری گفتگو بھی سنتا ہوگا؟ اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ممی آپ میری فکر نہ کریں، وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے لیکن مجھ تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ نہیں، وہ ابھی ان لمحات میں سمجھ رہا ہوگا کہ ہم جزیرے کے کس ہوٹل میں ہیں۔ اگر وہ ہماری گفتگو سن رہا ہے تو اسے یہ بھی سن لینے دیں کہ ہم کمرہ نمبر 412 میں ہیں۔ ارے بیٹا، تم خواہ خواہ کیوں مصیبت مول لینا چاہتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے بچاؤ کے لیے اور اسے پکڑ کر میرے حوالے کرنے کے لیے کوئی زبردست منصوبہ بنایا ہے۔ اب آپ جو چاہیں سمجھیں، میں فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہوں۔ میں جان بوجھ کر اسی وقت پھنستا ہوں جب دشمنوں کو الٹا پھانسنے کے لیے ہر طرف جال بچھا لیتا ہوں۔ مجھے بھی بتاؤ تم نے منصوبہ کیا بنایا ہے؟ زبان سے بولوں گا تو وہ سن لے گا، میں کاغذ پر لکھ کر بتاتا ہوں۔ اس منصوبے پر آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میری تحریر پڑھ کر آپ بھی تحریر کے ذریعے جواب دیں گی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پاشا ان سے بہت دور ایک خفیہ پناہ گاہ میں بیٹھا اپنی بیوی اور علی کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کے خاموش ہوتے ہی بے چین ہو گیا۔ وہ علی کی اس بات کا معترف تھا کہ فرحاد کی اولاد ایسے وقت پھنستی ہے جب الٹا دشمنوں کو پھانسنے کے لیے پہلے سے جال بچھا چکی ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا تھا کہ شیتارا نے نیو یارک میں علی کو پھانسنا چاہا اور وہ آسانی سے پھنستا گیا۔ اس کے خفیہ تہہ خانے میں جا کر قید بھی ہو گیا، لیکن اچانک بازی پلٹ گئی۔ بازی آپ اچانک نہیں پلٹ جاتی، اس کے پیچھے ٹھوس پلاننگ ہوتی ہے، جو ہم باپ بیٹوں کی لائن آف ایکشن کا ترہ امتیاز ہے۔ پاشا نے نیو یارک میں شیتارا کو بہت بڑا نقصان اٹھاتے اور علی کو مکھن کے بال کی طرح اس کی قید سے نکلتے دیکھا تھا۔ اب اس کے اندر کھلبلی پیدا ہو گئی تھی کہ علی اس کی بیوی کے ساتھ مل کر اسے پھانسنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہے۔ وہ دونوں بولتے بولتے چپ ہو گئے تھے، کاغذ پر تحریر کے ذریعے پلاننگ کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی اس حرکت نے پاشا کے اندر تجسس اور سسپینس کی بارود بھر دی تھی۔ وہ جھنجلا کر انہیں گالیاں دینے لگا۔
बेचैनी से उठकर टहलने लगा। उसकी अकल में यही बात आ रही थी कि जल्द से जल्द अली को काबू में ना किया तो खुद अली की फैलाई हुई दलदल में धंसता जाएगा। लेकिन उसे काबू में करने के लिए इस होटल के कमरा नंबर 412 में जाने का हौसला नहीं था। ये खौफ समाया हुआ था कि वहां अनदेखा जाल बिछाया जा चुका है। उसने जजीरे में आते ही चंद खतरनाक मुजरिमों को खरीद लिया और उनसे कहा था, हमेशा मेरे वफादार रहोगे तो मुंह मांगा मुआवजा देता रहूंगा। अगर धोखा देने की हमाकत करोगे तो इस हमाकत पर पछताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। उसने 6 बदमाशों को ऐश करने के लिए यूं ही 10-10 हज़ार डॉलर दिए थे और कहा था कि जब भी ज़रूरत होगी वो उन्हें बुला लेगा। उनके जाने के बाद वो अपने बंद कमरे में बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। वो सब बहुत खुश थे। एक कह रहा था, मोटी आसामी है, उसने किसी काम के बगैर इतनी बड़ी बड़ी रकमें दी हैं, काम कराएगा तो उसका मुआवजा हमारी तवक्को से ज़्यादा देगा। दूसरे ने कहा, यूं रकम लुटाने वाले कोई मामूली काम नहीं लेते, वो हमसे कत्ल कराएगा, खुद रूपोश रहेगा। हम गिरफ्तार होंगे तो काले पानी की सज़ा होगी, हमें मर्दों के जजीरे में ले जाकर फेंक दिया जाएगा, जहां हम औरत और बच्चों से दूर रहकर बूढ़े होकर मर जाएंगे। तीसरे ने कहा, क्यों इतनी दूर तक सोच रहे हो, हम उल्लू के पट्टे नहीं हैं। अगर वो किसी को कत्ल करने का मुआवजा लाखों डॉलर देगा तो उससे रकम लेंगे, फिर उसे ही कत्ल करके उसकी रिहाइशगाह में कहीं गाड़ देंगे। वो उनकी बातें सुनता रहा। ये अच्छी तरह जानता था कि बदमाश सिर्फ बदमाशी से ही काबू में आते हैं। उसने दूसरे मुल्कों में बड़े खतरनाक मुजरिमों को अपने इशारों पर नचाया था। जहां जाता था मुख्तलिफ हथकंडों से ऐसे लोगों को गुलाम बना लेता था। उसने फ़ोन के जरिए 6 में से एक बदमाश को मुखातिब किया, फिर कहा, आज रात 10 बजे मेरी रिहाइशगाह में आओ, अपने 5 साथियों को भी लाओ, एक छोटा सा काम है जिसका मुआवजा 1 लाख डॉलर पेश की दूंगा। काम होने के बाद मजीद 1 लाख डॉलर अदा करूंगा। उसने कहा, यस बॉस, हम तो आपके गुलाम हैं, ज़रूर आएंगे। उसने रिसीवर रखकर साथियों को बुलाया और उनसे कहा, यह तो वाकई मोटा मुर्गा है, आज रात 10 बजे बुलाया है, कहता है एक छोटे से काम के पेश की 1 लाख डॉलर देगा। 1 लाख? सबने हैरानी से पूछा। हाँ, और काम होने के बाद मजीद 1 लाख देगा। एक ने कहा, इसमें शुबा नहीं है कि हमारे सितारे अरूज पर हैं, लेकिन वो उल्लू का पट्टा हमसे काम क्या कराएगा? यार, छोटा सा काम कराएगा, कोई कत्ल नहीं कराएगा। हाँ, इसमें सोचने और तशवीश में मुब्तला होने की क्या बात है। वो हमसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं कराएगा। हम 6 हैं और वो 1 है। ज़्यादा बॉस बनने की कोशिश करेगा तो मार मार कर उसका कचूमर निकाल देंगे और जो कुछ उसके पास है सब उठा कर ले जाएंगे। सियासतदान बनकर अवाम को बेवकूफ़ बनाना और उन पर हुकूमत करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सरगना बनकर बदमाशों पर हुकूमत करना होता है। झूठों, मक्कारों, फरेबियों और कातिलों को काबू में करना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। उनमें से कोई किसी वक्त भी अपने सरगना को कत्ल करके खुद सरगना बन जाता है। वो 6 बदमाश रात के 10 बजे आए। पाशा ने उन्हें एक बड़े हॉल में बुलाया। इस हॉल में कोई सामान नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। उनके हॉल में आते ही तारीकी छा गई। इस तारीकी में पाशा की आवाज़ उभरी, मेन स्विच ऑफ हो गया है, यहाँ रोशनी नहीं हो सकेगी, अलबत्ता तुम लोग इस गहरे अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें देख रहे हो। उन्हें वो आंखें नजर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कोई खूंखार चीता जंगल की तारीकी में घूर कर देख रहा हो। एक ने पूछा, तुमने ये अंधेरा क्यों किया है? सिर्फ अंधेरा नहीं किया है, यहाँ से बाहर जाने के रास्ते भी बंद कर चुका हूँ। जिस रास्ते पर जाओगे वो मुकफ्फल मिलेगा। लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद है गद्दारों को सज़ा देना। मैंने कोई काम कराए बगैर तुम सबको भारी रकमें दी, साथ ही वार्निंग भी दी कि मुझे धोखा देने की हमाकत न करना, वरना पछताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तो तुमने यहाँ हमें कत्ल करने के लिए बुलाया है। मुझे यही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस जजीरे में तुम्हारे जैसे हरामखोरों की ज़रूरत है। आज मैं सिर्फ सज़ा दूंगा। एक ने कहा, मिस्टर गुमनाम, तुम इस जजीरे में हमारे बॉस बनने आए हो, हम पर हुकूमत करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें हमारी ताकत और बदमाशियों का अंदाज़ा नहीं है। तुम 6 हो, मैं अकेला हूँ, मेरे पास हथियार नहीं है, एक पेंसिल छीलने वाला चाकू भी नहीं है। आगे बढ़ो, मुझे कत्ल करो और चले जाओ। वो चीते की तरह चमकने वाली आंखें अचानक गायब हो गई। वो बोला, ये ना समझना मैं भाग रहा हूँ। मैंने गहरा स्याह चश्मा पहन लिया है ताकि मेरी आंखें नज़र ना आएं। वैसे तुम सब रोज़ रोशन की तरह मुझे नज़र आ रहे हो। अच्छा रॉकी, तुमने जेब से पिस्तौल निकाला है, उसे इस्तेमाल करोगे तो दूर तक फायरिंग की आवाज़ जाएगी, पुलिस वाले आ जाएंगे। मैं बयान दूंगा कि तुम सब डाका डालने मेरे घर में घुस आए थे। पूरी तरह फंसोगे। अकल से काम लो, बेआवाज़ हथियार निकालो। रॉकी सोच में पड़ गया। कोई बदमाश ये नहीं चाहता कि पुलिस के हाथों में जाए, और एक बैरून मुल्क से आए हुए शख्स की रिहाइशगाह में घुसकर वो सब मुजरिम बन गए थे। पाशा की आवाज़ उभरी, पीटर, तुमने चाकू निकाला है और इसे आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हो, यह समझदारी है। इस तरह बेआवाज़ जुर्म करना चाहिए। आओ, मेरी आवाज़ की सिमत बढ़ो। वो एक अंधी की तरह संभल संभल कर बढ़ने लगा। पाशा ने जगह बदल दी, रॉकी के पीछे आकर उसकी कलाई पकड़ ली, फिर कहा, मैंने समझा दिया था कि पिस्तौल इस्तेमाल न करो, लेकिन तुम इसे अब तक पकड़े हुए हो। रॉकी को पाशा की जिस्मानी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं था और ना ही ये जानता था कि वो इल्मुल अब्दान का माहिर और तबीब है। उसने अपने जिस्म और दिमाग को मुख्तलिफ तिब्बी तजुर्बात से गुजार कर फौलाद बना लिया है।
गैर मामूली बसारत से तारीकी में देखता है और गैर मामूली समाज से हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेता है। रॉकी महसूस कर रहा था कि उसकी कलाई आहनी शिकंजे में आ गई है। उसने पिस्तौल को दूसरे हाथ में लेना चाहा। पाशा ने दूसरी कलाई भी जकड़ ली। रॉकी ने कई दाव आजमा कर पाशा को अपने पीछे से आगे लाना चाहा ताकि पिस्तौल के निशाने पर ला सके, लेकिन वो नाकाम रहा। पाशा ने कलाई को एक झटका दिया, पिस्तौल हाथ से गिर गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी दोनों कलाइयाँ तोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों से काम लेना इसलिए सिर्फ जख्मी करूँगा। उसने उसे आज़ाद कर दिया, फिर अपने सर से उसके सर पर एक टक्कर मारी। रॉकी की हलक से चीख निकल गई। तारीकी में आंखों के सामने कुमकुमे जलने बुझने लगे। वह चकरा कर गिर पड़ा। एक साथी ने पलट कर पूछा, रॉकी क्या हुआ? वो आवाज़ की सिमत दोनों हाथों से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ा। उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त घुंसा पड़ा, यूं लगा जैसे दांत हिल गए हों। दूसरा घुंसा नाक पर पड़ते ही वो नॉकआउट हो गया। पीटर के पेट पर लात पड़ी तो हाथ से चाकू गिर पड़ा। दूसरी ठोकर मुंह पर लगी। वो लड़खड़ाया, फिर पैरों पर खड़ा न रह सका, ज़मीन बोस हो गया। पाशा की आवाज़ सुनाई दी, चाकू फर्श पर तुम्हारे आसपास है, इसे तलाश करते रहो। उसने बाकी 3 की भी अच्छी खासी पिटाई की, सभी को हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। वो तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर रहम की भीख मांग रहे थे और आइंदा वफादारी की कस्में खा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो हॉल रोशन हो गया। वहाँ पाशा नहीं था। वो सब एक दूसरे को देखकर तकलीफ से करा रहे थे। किसी की आंखें सूज गई थीं, किसी के होंठ फूल गए थे, बादशों से लहू रिस रहा था, किसी की नाक की हड्डी चिटक गई थी और किसी का सर फोड़े की तरह दुख रहा था। उनका पिस्तौल और चाकू वगैरह करीब ही फर्श पर पड़े हुए थे। फिर पाशा की आवाज़ सुनाई दी। वो नज़र नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। वो कह रहा था, मैंने नमूने के तौर पर यह थोड़ी सी सज़ा दी है, आइंदा हाथ पांव तोड़कर अपाहिज बना दूंगा। लिहाजा वफादारी की कस्में खाने के बाद वफादार ही रहो, गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। रॉकी ने कहा, हमें माफ़ कर दो, आखिर तुमने यह सज़ा हमें क्यों दी है? हमें हमारा कसूर तो बताओ। उसने कहा, रॉकी तुम कह रहे थे कि मुझे कत्ल करके मेरी ही रिहाइशगाह में मुझे कहीं गाड़ दोगे। ये झूठ है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अपनी ज़ुबान से कही हुई बातों से इनकार करोगे तो मैं आऊँगा और तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जो कहा है उसे इनकार ना करो। नहीं प्लीज़, तुम हमारे पास मत आओ। मैं इकरार करता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा कहा था। उसने कहा, और पीटर तुमने कहा था तुम्हारे सितारे अरूज पर हैं, लेकिन वो उल्लू का पट्टा हमसे काम क्या कराएगा? तुमने मुझे उल्लू का पट्टा कहा था। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुझसे भूल हो गई, आइंदा आपके खिलाफ कभी ऐसी बातें नहीं करूँगा। और हडसन, तुमने कहा था कि तुम 6 और मैं 1 हूँ। ज़्यादा बॉस बनने की कोशिश करूँगा तो मार मार कर मेरा कचूमर निकाल दोगे। हाँ, मैंने कहा था मुझे मुआफ़ कर दो, फिर कभी गुस्ताखी नहीं करूँगा। इतना बता दो कि क्या तुम कोई पुरस्रार इल्म या जादू जानते हो? दूसरे ने कहा, हमने ये बातें ऐसी जगह की थी जहाँ हमारे सिवा कोई नहीं पहुँच सकता। वो हमारा खुफिया अड्डा है, तुमने हमारी बातें कैसे सुन ली? मेरा एक हमजाद है, वो मेरे साथ पैदा हुआ था, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता। मैंने उसे तुम लोगों के दरमियान रहने को कहा है, वही मुझे तुम्हारी तमाम गुफ्तगू सुनाते हैं। तुम कौन हो, अपने मुतल्लिक कुछ बताओ। पाशा ने कहा, पासपोर्ट और शनाख्ती कागजात पर मेरा नाम मार्को सोलो है, लिहाजा यही मेरा नाम है। मैं जिस मुल्क में जाता हूँ वहाँ के छटे हुए बदमाशों को अपना मुतियो फरमा बरदार बना लेता हूँ। तुम लोग भी मेरी अतात करोगे वरना दुनिया से जाओगे। अब यहाँ से जाओ, दरवाज़ों के लॉक खुल चुकी हैं। वह सब तकलीफ से कराते हुए दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। एक ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ मिस्टर मार्को सोलो टेलीपैथी जानती हैं और हमारे जहनों में आकर हमारी खुफिया बातें सुन लेती हैं। दूसरे ने कहा, वो कुछ भी जानते हो, कुछ भी करते हो, हमें उनके खिलाफ ना बोलना चाहिए ना सोचना चाहिए। रॉकी तुम क्या कहते हो? वो बोला, मुझसे ना पूछो, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। वो उनसे रुखसत होकर दूसरे रास्ते पर आ गया। एक जगह छुप कर देखने लगा कि कोई ताक़ुब कर रही या नहीं। जब इत्मीनान हो गया तो वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन आ गया। इंस्पेक्टर ने उसे देखकर कहा, कहो रॉकी, पिछले कई माह से तुमने कोई वारदात नहीं की, कैसे गुजारा हो रहा है? जनाब, आपने सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, मैं चल रहा हूँ। आपने ये भी कहा था कि मुजरिमों की निशानदेही करोगे तो इनाम मिलेगा। बेशक, कानून का हाथ मजबूत करने वाले इनाम के मुस्तहिक होते हैं। वो करीब आकर बोला, हमारे जजीरे में एक पुरस्रार शख्स आया है। पासपोर्ट के मुताबिक उसका नाम मार्को सोलो है। वो यहाँ के छटे हुए बदमाशों को अपनी दौलत और ताकत से अपना ताबेदार बना रहे। उसने तुम्हें कितनी रकम दी है? सुबह $10,000 दिए थे, मैंने 4,000 कर्ज ख्वाहों के दे दिए। ये 6,000 आपको पेश करूँ, इसमें से कुछ मुझे इनाम के तौर पर दे दिए जाएं। इंस्पेक्टर ने 6,000 गिने, फिर उसे 1,000 देकर 5,000 अपनी जेब में रखते हुए पूछा, और कितने बदमाशों ने उससे रकम ली है? रॉकी ने अपने साथियों के नाम बताकर कहा, जनाब, पहले आप मार्को सोलो को काबू में करें, वो हमारी ये बातें सुन रहा है। कैसे सुन रहा है? कहाँ है वो सी साइड व्यू के एक बंगले में रहता है, लेकिन उसका हमजाद हमारे करीब है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। व्हाट अ नॉनसेंस, मैं ऐसी बकवास पर यकीन नहीं करता। उसने अपने एक मातहत अफसर को बुलाया, उससे कहना चाहता था कि वो रॉकी के तमाम साथियों को पकड़ कर लाए। आज हर एक से $5,000 की आमदनी होने वाली थी, लेकिन मातहत को हुक्म देने से पहले ही फ़ोन की घंटी ने मुतवज्जा कर लिया
उसने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? आवाज़ आई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम मार्को सोलो है। अभी तुम्हारे सामने मेरा जिक्र खैर हो रहा था। अच्छा, तो तुम हो? हाँ, तुम्हारे लिए बहुत मालदार असामी हूँ। दोस्ती करोगे तो बेहिसाब डॉलर से खेलते रहोगे। ये गलत नहीं है कि मेरा हमजाद तुम्हारे करीब मौजूद है। तुम फ़ोन बंद करोगे, अपने लोगों से जो भी बात कहोगे वो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दूंगा। मुझे आजमा लेने में हर्ज क्या है। मैं ठीक 1 मिनट बाद फ़ोन करूंगा। और हाँ, अपने मातियत को उन 5 गुंडों के पास ना भेजना। उनसे जो $25,000 तुम्हें मिल सकते हैं वो मैं अदा करूंगा। तुम कैसे जानते हो कि मैं अपने मातियत को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजने वाला हूँ? रॉकी बता चुका है, मैं भी कह चुका हूँ कि मेरा हमजाद तुम्हारे करीब मौजूद है। वो मुझे बता रहा है, इसलिए कहता हूँ फिर एक बार आजमा लो। अच्छी बात है, 1 मिनट बाद फ़ोन करो। उसने रिसीवर रखकर मातियत से कहा, तुम जाओ, मैं बाद में बुलाऊंगा। मातिहत चला गया। रॉकी ने घबरा कर पूछा, क्या मार्को सोलो था? हाँ, अभी फिर फ़ोन करेगा और बताएगा कि अभी हम क्या बातें करते रहे। जनाब, वो बता देगा। उसका हमजाद हमारी बातें उसे सुना रहा है। वो इस बार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे हवालात में बंद कर दो। सिपाहियों से कह दो उसे यहाँ ना आने दे। बकवास मत करो, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके मुतल्लिक कुछ और बताओ। क्या बताऊँ? वो गहरी तारीकी में साफ तौर पर देख लेता है। उसका हमजाद उसे अंधेरे में दिखाता है। वो इंतहाई ताकतवर है, फौलाद का बना हुआ लगता है। उसने मेरी कलाई पकड़ी तो बस ये टूटने से रह गई। वो ना छोड़ता तो ये टूट जाती। तुम उसे सुपरमैन बना रहे हो? जनाब, वो सुपरमैन से भी कुछ ज़्यादा ही है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। पाशा की आवाज़ आई, मैं दुश्मनों के लिए सुपरमैन हूँ और दोस्तों के लिए एक अच्छा इंसान। फिर मैं इंस्पेक्टर और रॉकी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुनाने लगा। इंस्पेक्टर हैरानी से सुनने के बाद बोला, मैं मानता हूँ, यहाँ तुम्हारा हमजाद मौजूद है। मुझे तुमसे दोस्ती करके फ़ख्र हासिल होगा। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ $1,00,000 रखी हैं, लेकिन आने से पहले रॉकी को टॉर्चर सेल में ले जाकर ऐसी अजियतें दो कि वो ज़मीन पर घसीटता हुआ मेरे कदमों में आए। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करके अभी आता हूँ। उसने रिसीवर रखकर अपने मातियत अफसर और सिपाहियों को बुलाया। जब वो हाजिर हुए तो उनसे कहा, मिस्टर रॉकी को ड्राइंग रूम में ले चलो। दुनिया की तकरीबन हर पुलिस डिपार्टमेंट में टॉर्चर सेल को ड्राइंग रूम कहा जाता है। वहाँ रॉकी की जैसी पिटाई हुई और उसे जैसी अजियतें पहुँचाई गईं, इसके नतीजे में वो तौबा तौबा करता हुआ रहम की भीख मांगता रहा। इस दिन के बाद जजीरे के तमाम जुराइम पेशा अफराद को ये मालूम हो गया कि मार्को सोलो बहुत ही पहुंचा हुआ ख़तरनाक शख्स है। पुलिस और मुजरिमों को ख़रीदने के लिए दोनों हाथों से दौलत लुटा रहे, और जो खरीदे नहीं जाते सरकशी करते और धोखे देती हैं, उन्हें वो अपाहिज बनाकर छोड़ देता है। उसने सिर्फ 4 दिनों में ही बड़े बड़े सरकारी अफसरान और ख़तरनाक जुराइम पेशा अफराद को ख़रीद कर अपना ताबेदार बना लिया था। उसने अपनी दौलत का और गैर मामूली सलाहियतों का इस अंदाज से मुजाहरा किया था कि कोई उसके सामने सर उठाकर ऊंची आवाज़ में ना बोलता था। सभी उसके खिलाफ कुछ सोचने से पहले ही खौफ से लरस जाते थे। यहाँ रहकर अब वो शीतार और सरना से भी निमट सकता था, लेकिन अली तैमूर ने आकर परेशानियों में मुब्तला कर दिया। जब उसने ये सुना कि अली ने उसे फांसने का कोई मंसूबा बनाया है और वह मरियम से तहरीर के ज़रिए मंसूबे के मुतल्लिक तबादला ख्याल कर रहे, तो वह बेचैन हो गया। उसे अपनी बीवी पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो अली के साथ मिलकर उसे फांसने की कोशिश कर रही थी। वो किसी पुलिस या दूसरे सरकारी अफसर को अली के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन यह अंदेशा था कि अली के दिमाग में आने वाले रिश्तेदार उन सरकारी अफसरों और पुलिस वालों के दिमागों पर कब्जा जमा लेंगे, फिर उसी के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करेंगे। उसने एक आला अफसर से पूछा, यहाँ योगा में महारत रखने वाले कितने लोग हैं? मुझे ऐसे 2, 4, 10 अफराद की ज़रूरत पड़ेगी। अफसर ने चंद घंटों में ऐसे अफराद मुहैया करने का वादा किया। पाशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फ़ोन के ज़रिए मरियम को मुखातिब किया। गुस्से से गरजते हुए पूछा, तुम मेरी बीवी हो या इस छोकरे की? वो बोली, बकवास मत करो, वो मेरा बेटा है। ये कैसा बेटा है जो माँ से मिलकर बाप को फांसना चाहता है? हम माँ बेटे तुम्हारी आकबत संवारना चाहते हैं। तुम सारी दुनिया पर तनहा हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हो। इस बुढ़ापे में जवान लड़कियों के साथ मुंह काला कर रहे हो। गुनाहों से बाज आ जाओ और बाबा साहब के दायरे में रहकर इज्जत और शोहरत हासिल करो। मैंने तुम्हारी नसीहतें सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया है, फिर किस लिए याद आई हूँ? मुझे ये बताओ, अली ने मुझे फांसने के लिए क्या मंसूबा बनाया? तुम्हें बताना होता तो वो ज़ुबान से गुफ्तगू करता, हम तहरीर की मुश्किलात में ना पड़ते। तुम मेरी शरीक हयात हो, तुम्हें अपने मजाजी खुदा से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। मजाजी खुदा हो तो शरीक हयात को अपने पास बुलाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नगर नगर भटका रहे हो। मैंने भटकने का मशवरा नहीं दिया था। इस्तांबुल वापस जाओ। मैं इरादे की पक्की हूँ, तुम्हें साथ लेकर जाऊँगी। ये क्यों नहीं कहती कि मुझे फरहाद का गुलाम बनाना चाहती हो? क्या ऐसा शख्स पेश कर सकते हो जिसे फरहाद ने गुलाम बनाया हो? उसने शीतारा के भाई सरना को कैदी बनाकर रखा है। यह सफ़ेद झूठ है, मेरी भी मत मारी गई है। एक झूठे शौहर से सबूत मांग रही हूँ। मरियम, मेरा वक्त बर्बाद न करो। क्या तुमने अली को दिल से बेटा नहीं बनाया? बेशक, मैं उसे जान से ज़्यादा चाहती हूँ। तो फिर इसकी जान बचाओ।
इसे यहाँ से फौरन ले जाओ, वरना चंद घंटों के बाद तुम इसकी लाश देखोगी। तुम्हारे मुंह में खाक। वो यहाँ से ऐसे भेस में गया है कि उसके पासपोर्ट पर मोहर लगाने वाले भी उसे पहचान नहीं सकेंगे। वो कहाँ गया है? मैं नहीं जानती। उसका मंसूबा क्या है? वो मंसूबा साथ ले गया है। उसने तुम्हें बताया है? बताया होता तो तुम सुन लेते। मुझे गुस्सा ना दिलाओ, उसने लिख कर तुम्हें बताया। वो लिखा हुआ कागज़ ले गया है। तुमने उसे पढ़ा तो है ना? हाँ, मगर पढ़ने के बाद भूल गई। मरियम, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खून पीने के लिए ही आओ, आओ तो सही। वो गुस्से से रिसीवर पटक कर दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, ओ खुदाया, मैं इस औरत का क्या बिगाड़ूं? इतनी बूढ़ी हो गई है कि तलाक देते हुए भी शर्म आएगी। वो थोड़ी देर तक सर थामे आंखें बंद करके सोचता रहा, फिर उछल कर खड़ा हो गया। मरियम ने कहा था कि अली भेस बदल कर कहीं चला गया है। अब यह फिक्र लाहिक होगी कि भेस बदल कर कहाँ गया है। उसे यूं लग रहा था जैसे वो उसी की तरफ आ रहे, उसके ठिकाने पर पहुंच गया और छुप कर उसे देख रहे। कोई मौत से भी ऐसे नहीं डरता जैसे वो बेटे से डर रहा था। दुश्मनी करने वालों के दिलों में ये बात बैठ गई थी कि मौत के आने का कोई दिन मुकर्रर होता है। हमारे आने का कोई दिन, कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। हम किसी वक्त भी किसी भी सिमत से ड्रामाई अंदाज में चले आते हैं। ये सोच रहा था अगर आज तक अली को काले पानी ना भेज सका तो खुद इस जजीरे से भाग जाएगा। खुद को खौफ और दहशत के अजाब में मुब्तला नहीं रखेगा। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो खौफ से उछल पड़ा। उसने सहम कर दरवाजे की सिमत देखा। वो कॉल बेल की नहीं, फ़ोन की घंटी की आवाज़ थी। उसकी जान में जान आई। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर पूछा, हेलो, कौन है? आल अफसर की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मिस्टर मार्को सोलो, 4 योगा के माहिर मिल चुके हैं। मैंने आपके पते पर उन्हें भेज दिया है। वो आपके पास पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया ऑफिसर। एक काम और करें, फरहाद अली तैमूर का बेटा अली तैमूर इस जजीरे में है। दोनों बाप बेटे बहुत ख़तरनाक हैं। जो उनसे बातें करता है वो उसके दिमाग में घुस जाती हैं। आल अफसर ने कहा, मैंने अमेरिका में फरहाद का बहुत नाम सुना है। अगर उसका बेटा यहाँ है तो उसे गिरफ्तार करके अमरीकी हुकाम के हवाले करने से हमारे जजीरे को अरबों डॉलर की इमदाद मिलेगी। पाशा ने कहा, इतने ऊंचे ना उड़ो। अमरीकी इमदाद हासिल होने से पहले ही फरहाद इस जजीरे को समुद्र में गर्क कर देगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे राजदारी से करो। ठीक है, बोलो क्या चाहते हो? मेरी बीवी मरियम के साथ जो नौजवान आया उसका वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिस में चेक करो। वो किस नाम और किस भेस में आया है, उसकी मौजूदा सूरत कैसी है। मैं समझ गया, इस तरह हम आसानी से उसे ढूंढ लेंगे। पाशा ने कहा, यह इतना आसान नहीं। वो गैलेक्सी होटल से भेस बदल कर मेरी तलाश में निकला है। उसे पहचानने में ज़रा दुश्वारी होगी, लेकिन जजीरे के 50,000 अफराद के दरमियान वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकेगा। एक अजनबी हज़ारों में पहचाना जाएगा। पाशा ने फिर कुछ सोच कर कहा, पुलिस वाले वर्दी पहनकर उसे तलाश न करें। फरहाद को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि यहाँ की पुलिस ने अली को मर्दों के जजीरे में पहुँचाया है। अफसर ने पूछा, क्या तुम उसे मर्दों के जजीरे में पहुँचाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि फरहाद और उसके टेलीपैथी जाने वाले साथी अली को उस जजीरे से निकाल लाने में मसरूफ़ हो जाएं। उसे जजीरे से टेलीपैथी के जरिए निकाल लाना आसान नहीं होगा। मैं भी ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। फरहाद और पारस उसकी रिहाई के लिए ज़रूर यहाँ आएंगे। हम बड़ी राजदारी से उनसे भी निमट लेंगे। आप जो कह रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन आप उस खतरनाक फैमिली से टकराने का खतरा मोल ले रहे हैं। मुझे खतरात से खेलने का शौक़ है। मेरी प्लानिंग यह है कि आप सिपाहियों को सादा लिबास में रखें और उनकी 4 टीमें बनाएं। हर टीम का लीडर एक योगा का माहिर हो। वही यहाँ के हर अजनबी से गुफ्तगू करके अली तक पहुँचेगा। ड्यूटी के दौरान तमाम सिपाही गूंगे बने रहेंगे। उन्हें अच्छी तरह ताकीद करें। अगर वो कम अज़ कम 12 घंटे तक गूंगे बनकर ना रहे तो अली के टेलीपैथी जानने वाले सबके दिमागों में घुसकर अपना कब्जा जमा लेंगे। वो हर पहलू से ठोस इक़दाम कर रहा था। 4 योगा जानने वालों को अच्छी तरह परख कर मुतमईन हो गया था। आला अफसर ने 10-10 सिपाहियों की 4 टीमें बनाई। एक एक योगा जानने वाला हर टीम का लीडर मुकर्रर किया। उन सब ने गुंडों मवालियों का हुलिया बनाया था ताकि मैं और अली उन्हें सिपाहियों के तौर पर ना पहचान सकें। वो सब अली को तलाश करने पूरे जजीरे में फैल गए। वहाँ की आबादी इतनी ही थी जितनी किसी छोटे से शहर की हुआ करती है। उन्हें जिस पर भी शुबा होता उसके मुतल्लिक तहकीकात करते थे कि वो कौन है और कहाँ से आया है। एंटी मेकअप लेंस के जरिए देखते थे कि अजनबी का चेहरा असली है या मेकअप ज़दा है। ऐसी मुनज़्ज़म तलाश जारी रखने के बायस दोपहर तक 2-4 रूपोश रहने वाले मुजरिम गिरफ्तार हो गए, लेकिन अली का सुराग नहीं मिला। पाशा थोड़े थोड़े वक्फे से मरियम की तरफ तवज्जो देता था। उसका ख्याल था कि अली और मरियम किसी न किसी वक्त एक दूसरे से रब्ता करेंगे या कोई ऐसी गलती करेंगे जो अली के गले का फंदा बन जाएगी। शाम के वक्त मरियम की आवाज़ सुनाई दी। वह जजीरे के एक बाजार में थी। किसी दुकानदार से क्रीम पाउडर और नेल पॉलिश तलब कर रही थी। फिर पाशा चौंक गया। वो आखिर में शेविंग रेज़र खरीद रही थी, शेविंग क्रीम भी ले रही थी। ज़ाहिर है ये चीज़ें किसी मर्द के लिए ले जा रही थी और वो मर्द अली था। भला वो किसी और के लिए सामान क्यों खरीदेगी? उसने तलाश करने वाली एक टीम से कहा, फ़ौरन मेरे साथ चलो। जिसे हम जजीरे में ढूंढते फिर रहे हैं वो गैलेक्सी होटल के कमरा नंबर 412 में है। वो होटल की तरफ चल पड़ा।
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مریم اور علی نے اسے الو بنایا ہے اور اسے یہ کہہ کر دھوکہ دیا ہے کہ علی بھیس بدل کر کہیں گیا ہے تاکہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے ہر جگہ تلاش کرتا پھرے مگر ہوٹل میں نہ آئے۔ اس طرح وہ بھٹک رہا تھا اور علی ہوٹل میں آرام کر رہا تھا۔ سادہ لباس میں رہنے والے سپاہیوں نے ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پاشا 4 مسلح افراد کے ساتھ ہوٹل کے اندر آ کر بیٹھ گیا اور مریم کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد بازار سے واپس آ گئی، زینے کے راستے اوپر جانے لگی۔ 4تھے فلور پر اس کا کمرہ تھا۔ اس نے کمرے کے پاس آ کر پرس کھولا، پھر اس میں سے چابی نکالی، جھک کر دروازہ کھولنے لگی۔ اسی وقت پاشا کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اچھا تو اس بدماش بناسپتی بیٹے کو تالے چابی میں چھپا کر رکھتی ہو؟ اس نے حیرانی اور پریشانی سے پاشا کو دیکھا اور پھر کہا، آواز میرے شوہر کی ہے مگر صورت وہ نہیں ہے، کیا تم نے بھیس بدلا ہوا ہے؟ ہاں، جب اپنی ہی بیوی دشمنوں کا ساتھ دے تو شوہر کو شرم سے منہ چھپانا پڑتا ہے۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، پہلے مجھے یقین کرنے دو کہ تم ہی میرے جسم و جان کے مالک ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک پاشا سے لگی رہی۔ اکثر بیویاں اپنے مرد کی قربت سے اور اس کی انجانی مہک سے اندھیرے میں بھی اسے پہچان لیتی ہیں۔ مریم پوری یقین کے ساتھ اسے پہچانتے ہی رونے لگی۔ ہائے، زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کر کے بڑھاپے میں کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیوں اتنے سنگ دل ہو گئے؟ میری جان، میری مریم، میں سنگ دل نہیں ہوں۔ آج بھی تم سے پہلے دن کی طرح پیار کرتا ہوں، پھر مجھے کیوں بھٹکا رہے ہو؟ یہ میری حکمت عملی ہے، میں تمہارے ذریعے دشمنوں کو پھانس رہا ہوں۔ یہی دیکھو کہ علی نے تمہارے ذریعے مجھے گمراہ کرنا چاہا تاکہ میں پورے جزیرے میں اسے تلاش کروں اور وہ تمہارے پاس اس کمرے میں چھپا رہے۔ میں نے تم سے کہا تھا وہ بھیس بدل کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ دروازہ کھولو، ابھی سچ سامنے آ جائے گا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ علی یہاں چھپا ہوا ہے؟ تم سے چوک ہو گئی مریم، تم بازار میں جا کر اس کے لیے شیونگ کریم اور ریزر خرید رہی تھی، میں تمہاری آواز سن رہا تھا۔ اس طرح تم نے یہ چوری پکڑ لی کہ میں یہ مردانہ سامان علی کے لیے خرید رہی ہوں۔ ہاں، یہی تم سے بھول ہو گئی۔ وہ خوش ہو کر بولی، آفرین ہے فرہاد اور اس کے بیٹوں پر، ان کی ذہانت اور حکمت عملی کا جواب نہیں۔ علی نے تحریر کے ذریعے یہی منصوبہ مجھے سمجھایا تھا کہ پہلے میں تم سے کہوں کہ وہ بھیس بدل کر چلا گیا ہے، پھر شام تک بازار جا کر شیونگ کا سامان خریدوں۔ تم اس فریب میں آ جاؤ گے، اسے پکڑنے یہاں دوڑے آؤ گے تو مجھے میرا شوہر مل جائے گا۔ دیکھو اور سمجھو وہ کیسا بیٹا ہے۔ اس نے ماں کو اس کے مجازی خدا سے ملا دیا۔ وہ دروازہ کھول کر بولی، اپنے ان موالیوں سے کہو اندر جا کر تلاشی لیں، علی نہ ملے تو شرافت سے واپس چلے جائیں۔ تم نہیں جاؤ گے؟ اس کے ساتھ آنے والے تلاشی لینے اندر چلے گئے۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے بولا، کیا وہ نہیں ہے؟ یہ اس کی چال ہے؟ وہ کچھ نہ بولی، مسکراتی رہی۔ اندر جانے والوں نے باہر آ کر کہا، باس، کمرے میں کوئی نہیں، ہم نے باتھ روم میں بھی دیکھ لیا ہے۔ پاشا نے کہا، چلو یہاں سے۔ وہ جانا چاہتا تھا، مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نہیں جاؤ گے، میں نے بڑی مدت کے بعد تمہیں پایا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر بولا، کیا میں پاگل ہوں کہ اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تمہارے پاس رہ جاؤں؟ وہ تو تم پھنس چکے ہو پاشا، اب جہاں بھی جاؤ گے علی کی نظروں میں رہا کرو گے۔ وہ جاتے جاتے رک گیا، پریشان ہو کر بولا، وہ کہاں ہے؟ پہلے کمرے میں آؤ، آرام سے بیٹھ کر اس کی آواز سنو، وہ تم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے مریم کو دیکھا۔ عقل نے یہی سمجھایا کہ علی سے باتیں کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے کرتے خود اس کے جال میں کس حد تک پھنس گیا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، یہاں آس پاس کڑی نظر رکھو، وہ کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہے، میں تھوڑی دیر بعد رابطہ کروں گا۔ وہ مریم کے ساتھ کمرے میں آیا۔ مریم نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر کہا، آرام سے بیٹھ کر میرے بیٹے سے باتیں کرو۔ تمہارا بیٹا جہاں بھی ہے اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اسی لمحے اسے مخاطب کرنے والا ہوں؟ وہ علی ہے، بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، تم جیسے اسے آواز دو گے وہ تم سے بولنے لگے گا۔ میں خوب سمجھ رہا ہوں، اس کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے دماغ میں ہے، وہ تمہارے ذریعے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں علی کو مخاطب کروں گا وہ خیال خوانی کے ذریعے علی کو بتائے گا کہ میں اس کی آواز سن رہا ہوں، لہٰذا اسے بولنا چاہیے۔ میرے پیارے مجازی خدا، تم بہت سمجھدار ہو۔ اتنا تو سمجھ گئے ہو کہ دشمن فرہاد اور اس کے بیٹوں کو جتنا سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد بھی سمجھنے کے لیے بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مریم نے کہا، کیا تمہارے جیسے سمجھدار کی سمجھ میں آیا تھا کہ تم علی کو پھانسنے کے لیے خود یہاں پھانسنے کو دوڑے چلے آئے ہو؟ وہ کیسی نفسیاتی چالیں چلتے ہیں یہ تمہیں رفتہ رفتہ معلوم ہوگا۔ وہ اٹھ کر بولا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اگر یہاں تھوڑی دیر رہ گیا تو اور زیادہ دلدل میں دھنستا جاؤں گا۔ باہر جانے سے پہلے یہ تو سن لو کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، فائر۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہوٹل کے اندر اور باہر گولیاں چل رہی تھیں۔ پاشا سر جھکا کر توجہ سے اپنے آدمیوں کی آوازیں سننے لگا۔ اسے اپنے لوگوں کی آوازیں باری باری سنائی دے رہی تھی۔ وہ جواب بھی فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہے تھے، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ پاشا سر جھکائے ہمتن گوش تھا۔ اسے یوگا جاننے والے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، ہم اپنی جانیں بچا کر آگے ہیں لیکن مسٹر مارکو سولو ہوٹل کے اسی کمرے میں رہ گئے ہیں۔ ساتھی کی آواز آئی، مسٹر مارکو سولو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں، وہ بھی اپنی جان بچا کر آ جائیں گے۔ پاشا نے سر اٹھا کر مریم کو دیکھا۔ مریم نے پوچھا، کہو علی کا وہ تحریری منصوبہ کیسا رہا؟
वो शिकस्त खुर्दा सा होकर बोला, मैं अली से बातें करूँगा। ज़रूर करो, वो तुम्हारा मुंतज़िर है। मैं अपनी गैर मामूली समाज से उसकी आवाज़ सुनता रहूँगा, लेकिन वो मेरी बातें कैसे सुनेगा? वो इस वक्त भी सुन रहा है, तुम उसे मुखातिब करो। पाशा ने आंखें बंद की, फिर कहा, हेलो अली, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अली की आवाज़ सुनाई दी, बेशक सुन रहा हूँ। तुम लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम ऐसा समझते हो तो बताओ, हमारी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा है? क्या ये नुकसान नहीं है कि तुमने मेरे अतराफ़ जाल बिछा रखा है? अभी जो फायरिंग हो रही थी उससे साबित होता है कि बाहर मेरे लिए खतरा है और मुझे इस कमरे से नहीं निकलना चाहिए। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मुझे घेर रहे थे, मुझे पकड़ने के लिए होटल का मुहासरा कराया था। तुम्हारे आदमी पूरे जजीरे में कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। दुश्मनी खुद कर रहे हो और इल्ज़ाम मुझे दे रहे हो। मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। तुम लोग उसी दिन से मेरे दुश्मन हो गए थे जिस दिन मैंने बाबा साहब के दायरे की पेशकश को ठुकरा दिया था। तुम लोग मेरी गैर मामूली सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और मेरे अहम फार्मूले हासिल करने के लिए मेरी जान के दुश्मन हो गए हो। पाशा, तुम जितने ज़हीन हो उतने ही अहमक हो। अगर हम जान के दुश्मन होते तो तुम अब तक जिंदा ना होते। क्या तुम्हें एहसास है कि इस वक्त तुम हमारे रहम करम पर हो? हम चाहें तो तुम्हारा फौलादी सर तोड़कर तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हारे दिमाग से तमाम फार्मूले नोट कर सकती हैं, तुम्हें अपना मामूल और ताबेदार बना सकती हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? हम बाबा साहब के दायरे के असूलों के पाबंद हैं। जनाब असदुल्ला तबरेज़ी की हदायत है कि तुम पर जबर ना किया जाए। खुदा को मंजूर होगा तो तुम राह रास्त पर आओगे, वरना अपनी तबाहियों के अंधेरे में गुम हो जाओगे। जब मुझ पर जबर नहीं करोगे, मुझे गुलाम नहीं बनाओगे और मेरे फार्मूले हासिल नहीं करोगे तो मेरी मरियम के साथ क्यों आए हो? यहाँ आने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हम शीतारा या किसी भी शैतानी इरादे रखने वालों को तुम्हारे वो फार्मूले हासिल नहीं करने देंगे, और अगर तुमने उनसे दोस्ती की या फार्मूलों का सौदा किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। चूँकि अभी ऐसा वक्त नहीं आया इसलिए तुम जिंदा हो। और दूसरी वजह क्या है? तुम्हारी बीवी को मैंने माँ बनाया है। उससे वादा किया था कि तुम्हें उसके पास पहुँचाऊँगा। ये वादा आज पूरा हो गया है। इसमें शुबा नहीं कि तुम लोगों में शराफत है, लेकिन किसी को जिल्लत आमेज़ शिकस्त देकर दोस्त बनाने की तवक्को करना नादानी है। पाशा, अब तक हमारी किसी बात से या किसी हरकत से यह साबित नहीं हुआ है कि हम तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं। अरे अहमक, हम तो अभी तुम्हें गुलाम बना सकते हैं, लेकिन तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें गुलाम बनाना भी मंजूर नहीं। वो गुस्से से दांत पीसने लगा। अली ने पूछा, तुम्हें किस बात की खुशफहमी है? गैर मामूली बसारत और समात, गैर मामूली जिस्मानी और दिमागी कुव्वत किस काम की? तुम अपनी किसी सलाहियत के बल पर इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। मेरे पापा और हमारे टेलीपैथी जाने वाले तमाम रिश्तेदार इसीलिए अपनी सलाहियतों पर नहीं इतराते हैं कि ये लोग भी जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तो गैर मामूली सलाहियतें किसी काम नहीं आती हैं। फिर हम सबका कादर मुतलिक ही मुसीबतों से निजात दिलाते हैं। पूरी कायनात में वही एक कुव्वत है जिसके सामने कोई इंसानी कुव्वत और सलाहियत गैर मामूली नहीं रह पाती। हो सके तो अपने हालात से सबक हासिल करो और मेरी मम्मी के साथ शरीफाना ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी तमाम सलाहियतों को इंसान की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दो। और वक्फ करने के लिए बाबा साहब के दायरे में चला जाऊं, दाढ़ी रख लूं और नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दूं। ये नसीहतें अपने बाप को करो। जाओ, तुमसे खुदा ही समझेगा। मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। अभी खामोश ना होना। पहले ये बताओ, मैं कब तक इस कमरे में कैद रहूँगा? यहाँ से बाहर जाने की शराइत क्या हैं? वो जवाब सुनने के लिए चुप हुआ, लेकिन अली की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? मरियम ने कहा, पाशा, मेरे दिमाग में कहा जा रहा है कि अब अली नहीं बोलेगा। तुम उसे आवाज़ें ना दो, थक जाओगे। वो मरियम को घूंसा दिखाते हुए बोला, ये सब तुमने किया है। तुमने उनका साथ देकर मुझे फंसाया है। तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि दुश्मनों को फांसने के लिए मुझे इस्तांबुल से यहाँ तक भटका रहे हो, तो फिर दुश्मनों को क्यों नहीं फांस रहे हो? यही तो अजीब बातें देखता आ रहा हूँ। जो तदबीर हम उन पर आजमाना चाहते हैं, उसी तदबीर को वो लोग हम पर आजमा कर गुजर जाते हैं। वो करीब आकर बैठ गई। वो पीछे हटकर बोला, ए खबरदार, तू दुश्मन की माँ है, मेरे करीब ना आना। देखो, मुझे धुतकारोगे और मेरी इंसल्ट करोगे तो मेरा बेटा अपनी माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं बर्दाश्त करेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मरियम ने ऊंची आवाज़ में कहा, अली, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, क्या तुम अपनी माँ की इंसल्ट बर्दाश्त करोगे? फिर वो पाशा से बोली, सुनो, अली कुछ कह रहे। उसने कान लगाकर सुना। वो कह रहा था, पाशा, इंसान बन जाओ। मेरी माँ की तौहीन करोगे या उसका दिल दुखाओगे तो क्या करोगे? दरवाजे के बाहर बिल्कुल करीब ही गोली चलने की आवाज़ आई। अली ने कहा, दरवाजे को देखो, उसमें सुराख हो गया है। तुम्हारे जिस्म में जितने कुदरती सुराख हैं उसमें इजाफा न कराओ। उसने दरवाजे को देखा, फिर मरियम को बेबसी से देखा। कुछ न कह सका। फिलहाल खामोश रहने में ही बेहतरी समझ रहा था। फ़ोन की घंटी बजने लगी। मरियम ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं मिस्टर मार्को सोलो से बात करना चाहता हूँ। वो बोली, यहाँ कोई मार्को सोलो नहीं है। पाशा उछल कर बोला, अरे मैं हूँ, ये मेरा फ़ोन है। उसने करीब आकर रिसीवर लिया, फिर कान से लगाकर बोला, हेलो, मैं मार्को सोलो बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? आपका ताबेदार हूँ। आपने कहा था मुझे किसी के सामने या फ़ोन पर अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं करना चाहिए।
हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। हम वहाँ से भाग कर आने पर मजबूर हो गए थे, मगर आपकी खैरियत मालूम नहीं हो रही थी। मैं खैरियत से हूँ। होटल के अंदर और बाहर ज़बरदस्त फायरिंग होती रही। क्या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस हम पर गोलियां चलाने वालों को तलाश कर रही है। उनका कोई नामो निशान नहीं है। हमने किसी फायरिंग करने वाले को नहीं देखा था। पता नहीं गोलियां कहाँ से चल रही थीं। हमने 4 टीमें बनाई थीं। उन तमाम टीमों को बुलाओ, होटल का मुहासरा करो, फिर अंदर आओ और मुझे सख्त पहरे में यहाँ से ले चलो। ठीक है, हम आ रहे हैं। राब्ता ख़त्म हो गया। मरियम ने पूछा, क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ कैदी बनकर नहीं रहूँगा। अच्छा, तो मैं अपना सामान पैक करती हूँ। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें बीवी के तमाम हकूक़ देने होंगे। मैं इस्तांबुल आऊँगा तो तमाम हकूक़ अदा करूँगा। अभी मेरा पीछा छोड़ो। तुम्हें छोड़ने के लिए हज़ारों मील दूर नहीं आई हूँ। क्या तुम ज़बरदस्ती साथ रहोगी? मैं इसलिए साथ जाऊँगी कि तुम अकेले होटल से बाहर नहीं जा सकोगे। मेरी पूरी फ़ौज आ रही है। मैं देखूँगा मुझे कौन यहाँ से तन्हा जाने से रोकता है। अच्छी बात है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ी देर बाद फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी। पाशा ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से कहा गया, मिस्टर मार्को सोलो, हम होटल का मुहासरा नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकोगे? वहाँ पुलिस वाले आ गए हैं। अरे तुम लोग भी तो पुलिस अफसर और सिपाही हो। वो तो हैं, लेकिन होटल में जजीरे की स्पेशल पुलिस फोर्स है। जब कभी हमने आमा को खतरा पेश आता है, यह स्पेशल फोर्स आ जाती है। इस फोर्स के इख्तियारात हमसे ज़्यादा हैं। यह फोर्स ख्वामखा क्यों आ गई है? ख्वामखा कैसे जनाब? होटल के अंदर और बाहर ज़बरदस्त फायरिंग हो चुकी है। फिर किसी ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को खबरदार किया है कि इस होटल में पुलिस का पहरा ना लगाया गया तो बॉम्ब के धमाके होंगे, पब्लिक की जानो माल को नुकसान पहुंचेगा। इसका मतलब है तुम सब बेदस्तोपा हो गए हो। मैं यहाँ होटल के कमरे में कैद रहूँगा? नहीं जनाब, अब तो कोई खतरा नहीं रहा। वहाँ स्पेशल फोर्स है। आप बाहर आएंगे तो कोई दुश्मन रास्ते में नहीं आएगा। ये स्पेशल फोर्स सिर्फ होटल में है। होटल से निकलकर अपनी रिहाइशगाह तक जाते वक्त क्या होगा ये मैं समझ रहा हूँ। फिर वही अंधाधुंध फायरिंग होगी और तुम लोग दुम दबाकर भागोगे। मैं इधर का रहूँगा ना उधर का। हमें भागने का ताना ना दे। हमारी जगह कोई भी होता तो यही करता। वो फायरिंग करने वाले नज़र नहीं आ रहे थे, आइंदा भी नज़र नहीं आएंगे। ये टेलीपैथी जानने वालों के हथकंडे हैं। मुझे सोचने दो, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा। उसने रिसीवर रख दिया। मरियम ने कहा, सोच सोच कर बूढ़े हो जाओगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सिर्फ मैं ही एक ढाल हूँ। मुझे साथ रखोगे तो कहीं से कोई गोली नहीं आएगी। वो सोच में पड़ गया, मुसीबत बीवी की वजह से आई है और बीवी के ताउन से ही जाएगी। मैं इसके साथ बाहर जाऊँगा तो महफूज रहूँगा, लेकिन मैं इसके साथ कहाँ जाऊँगा? जहाँ भी जाऊँगा उस जगह का इल्म फरहाद और अली को हो जाएगा। वो मरियम के ज़रिए मेरी खुफिया पनागाह को भी देख लेंगे। मरियम ने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इस कमरे में रहूँगा। अच्छा फैसला है, हम इसी कमरे में बाकी ज़िंदगी गुजार देंगे। बकवास मत करो, जब तक मैं रहूँगा तुम खामोश रहोगी। बीवी सिर्फ सुहाग रात को खामोश रहती है। आज रात ऐसा कोई इरादा हो तो कहो, दुल्हन का सिंगार करूँगी। यू शट अप। नाराज़ क्यों होते हो? मैं ज़रा टॉयलेट जा रही हूँ। थैंक्स गॉड, कोई तो ऐसी जगह है जहाँ औरत खामोश रहती है। वो चली गई। उसी वक्त पाशा ने पराई सोच की लहरें महसूस की। फिर पूछा, कौन है? मैं हूँ, शीतारा। अब मेरी याद आई है, खूब दोस्ती निभा रही हो। मुझे गलत ना समझो, मैं भाई सरना के मामले में उलझ गई थी। फरहाद ने उसे मेरे हवाले कर दिया है। ये उसका फ्रॉड हो सकता है। वो भाई की जगह उसकी डमी देकर मुझे धोखा दे सकता था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, दुरुस्त कह रही हो। फरहाद का पूरा ख़ानदान चालबाज है। क्या उसने तुम्हें सरना की डमी दी है? नहीं, मैंने उसका ब्रेन वॉश कराया है। फरहाद के तनवीमी अमल को उसके दिमाग से ख़त्म किया है। उसके मखसूस लहजे और पैदाइशी निशान के जरिए यकीन हुआ है कि वही भाई सरना है। चलो, भाई की वापसी और सलामती मुबारक हो। मैं तो बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। क्या प्रॉब्लम है? पहले उसने सोचा था कि शीतारा को यह मालूम नहीं होने देगा कि जजीरे में है। फिर ख्याल आया वो मरियम के दिमाग में जाकर सूरत हाल मालूम कर लेगी। ये सोचकर उसने अपने मौजूदा हालात बताए। शीतारा ने तमाम रूदात सुनने के बाद कहा, तुम बुरी तरह फंस गए हो और यही मौका है कि मैं तुम्हें उस मुसीबत से निजात दिलाकर दोस्ती का सबूत पेश करूं। तुम अली की चालों को नहीं समझ रही हो। पहले ये मालूम करो कि वो क्या करता फिर रहा है। ये बिल्कुल आसान है। तुम्हारी हालात से ये अंदाज़ा हुआ है कि अली के टेलीपैथी जानने वाले मरियम के दिमाग में है और उसके ज़रिए तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और तुम्हारे टेलीफोन के राब्ते से फ़ायदा उठा रहे हैं। टेलीफोन के राब्ते से कैसे फ़ायदा उठाएंगे? मैं यकीन से कहती हूँ, टेलीफोन एक्सचेंज में अली या उसका टेलीपैथी जानने वाला कोई मौजूद है। जो भी तुमसे फ़ोन पर बोलता है वो बोलने वाले के दिमाग में पहुँच जाते हैं। यूँ इस जजीरे में दूर तक तुम्हारे ज़राए मालूम करते जा रहे हैं। ओह गॉड, मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। मैं भी मुसीबतों के वक्त कई पहलुओं को भूल जाती हूँ। ऐसा होता है, फिक्र ना करो। अब मैं आ गई हूँ। मरियम के अंदर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। उसने मरियम के दिमाग में आकर देखा। वो टॉयलेट के बंद दरवाजे के पीछे थी और की हॉल से आंख लगाकर कमरे में बैठे हुए पाशा को देख रही थी और लैला कह रही थी, तुम्हारा मियाँ सोच में गुम है, बेचारा तुमसे रस्सी तोड़ाने की फिक्र में है। मरियम ने कहा, वो खला में ऐसे तक रहा है जैसे कुव्वत समाज से किसी की बातें सुन रहा हो। उसके दिमाग में कोई बोल रहा हो।
اس کے دماغ میں بھلا کون بولے گا؟ اس نے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دشمنی مول لی ہے، کسی سے دوستی نہیں کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اور لیلا وغیرہ کو شیتارا اور پاشا کی دوستی کا علم نہیں تھا۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس شیتارا اور سرنا سے وہ بھاگتا پھر رہا ہے، ان کا اچانک دوست بن گیا ہوگا۔ تمام معاملات کا ٹھیکہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بھی اکثر لا علمی میں دھوکہ کھا جاتی ہے۔ مریم اور لیلا کی گفتگو کے دوران شیتارا بھی مریم کے اندر پہنچ گئی اور ان کی باتیں سن رہی تھی۔ لیلا کہہ رہی تھی میں ذرا علی کے پاس جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گی، جلدی آ جانا، یہ میرے میاں کا مزاج پل پل میں بدلتا رہتا ہے، یہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہیں گے تو میں تم لوگوں کے تعاون کے بغیر روک نہیں سکوں گی۔ فکر نہ کرو، علی تم سے دور نہیں ہے، وہ میری حمایت کے لیے قریب آئے گا تو پاشا کے آدمی اسے نقصان پہنچائیں گے، پلیز اسے مجھ سے دور رکھو، تم ہم میں سے کسی کی فکر نہ کرو، میں ابھی آؤں گی۔ مریم کے دماغ میں خاموشی چھا گئی۔ شیتارا نے سمجھ لیا کہ اب لیلا علی کے پاس گئی ہے، ایسے میں علی کسی اور خیال خوانی کرنے والی کو محسوس نہیں کرے گا، اور اس کا یہ خیال درست نکلا۔ شیتارا وہاں پہنچی تو علی نے اسے محسوس نہیں کیا۔ یہیں سے ہماری کامیابیاں رفتہ رفتہ ناکامیوں میں بدلنے لگیں۔ لیلا جب تک علی سے باتیں کرتی رہی، انجانے میں شیتارا کو معلومات فراہم کرتی رہی۔ پھر شیتارا نے پاشا کے پاس آ کر کہا، تم اس بری طرح جکڑے ہوئے ہو کہ میں اس وقت دوست نہ بنوں تو علی اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے تمہیں بابا صاحب کے دائرے میں جانے پر مجبور کر دے گا، لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھ پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ دشمن نے کہا اور تم نے یقین کر لیا، اگر وہ جبر نہیں کرے گا تو پھر اسے دوست مان لو، نہیں دوستی صرف تم سے رہے گی۔ میں پہلے مریم کے دماغ میں گئی تھی، وہاں لیلا خیال خوانی کے ذریعے سے باتیں کر رہی تھی، پھر اس نے کہا کہ وہ علی کے پاس جا رہی ہے۔ یہ میرے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ لیلا کی موجودگی میں علی نے مجھے اپنے اندر محسوس نہیں کیا، اور میں نے ان کی تمام پلاننگ اور علی کی موجودہ جگہ معلوم کر لی۔ وہ خوش ہو کر بولا، شیتارا تم نے تو کمال کر دیا، علی کسی طرح ہماری گرفت میں آ جائے گا تو میں تمام زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ پھر وہ چونک گیا۔ مریم اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی، پاشا تم کیا سوچ کر اس قدر خوش ہو رہے ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، غصے سے بولا، تم سے کیا مطلب ہے؟ میں اپنے ایک آدمی کی باتیں سن رہا ہوں، اس کمبخت نے کل لطیفہ سنا دیا تھا اس لیے ذرا مسکرا رہا تھا، مگر تم سے تو میری مسکراہٹ بھی دیکھی نہیں گئی۔ شیتارا نے کہا، پاشا محتاط رہو، مریم کو شبہ نہ ہونے دو، ورنہ جس طرح لیلا کی گفتگو کے دوران مجھے علی کے اندر جانے کا موقع مل گیا تھا، اسی طرح لیلا میری گفتگو کے دوران تمہارے دماغ میں آ جائے گی اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا۔ اس نے محسوس کیا شیتارا چلی گئی، دماغ میں پرائی سوچ کی لہریں نہیں ہیں، وہ بے چین ہو گیا، باتیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ لیکن 1 منٹ کے بعد وہ پھر آ کر بولی، کیسے 1 منٹ میں تم نے اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا ہے؟ نہیں، میرے اندر کوئی نہیں تھا، میں یہی معلوم کرنے گئی تھی، میری غیر موجودگی میں لیلا تمہارے اندر ہوتی تو چوری سے آنے والی کا پتہ چل جاتا۔ چلو اچھا ہے، کوئی دشمن تمہارے دماغ میں نہیں آ رہا۔ مجھے علی کے متعلق بتاؤ۔ بتاؤں گی، ابھی تمہارے پاس مسلسل رہنے سے دشمن خیال خوانی کرنے والے تمہارے دماغ میں آ سکتے ہیں۔ دیکھو مریم تمہیں چور نظروں سے تاڑ رہی ہے، میں 15 منٹ بعد آؤں گی، میرے ایک مشورے پر عمل کرو، مریم سے خوب ہنستے بولتے رہو اور کل صبح اس کے ساتھ کسی لانچ میں سمندر کی سیر کا پروگرام بناؤ۔ اچھا، اب 15 منٹ کے بعد آؤں گی۔ وہ چلی گئی، پھر فوراً آ کر بولی، یہ کوڈ ورڈز یاد رکھو، جب بھی آؤں گی تو کہوں گی وی آر لکی فار ایچ ادر۔ اگر کوئی یہ کوڈ ورڈز ادا نہ کرے تو سمجھ لینا تمہارے پاس کوئی دشمن ہے۔ وہ پھر چلی گئی۔ پاشا نے مریم سے مسکرا کر پوچھا، یہ تم بار بار چور نظروں سے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، تعجب ہے تم اچانک مسکرا کر بولنے لگے ہو، بات کیا ہے؟ کیا تمہیں میری سنجیدگی اور غصہ پسند ہے؟ وہ جلدی سے بولی، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، دراصل انگارہ پھول بن جائے تو حیرانی ہوتی ہے، میری تو دلی خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ رہو اور سدا مسکراتے رہو۔ دراصل میں حالات سے سمجھوتا کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں کہ یوں ہی تنہا بھٹکتا رہا تو آج علی کے پھندے میں آیا ہوں، کل شیتارا یا یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے شکنجے میں چلا جاؤں گا، پھر کیوں نہ ان سے دوستی کرنے کا فیصلہ کروں جن پر تم اعتماد کرتی ہو۔ وہ پاس آئی اور اس کے بازو سے لگ کر بولی، تم بہت اچھے ہو پاشا، تم علی سے دوستی کرو گے تو مجھے دونوں جہاں کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن میں ذرا مہلت چاہتا ہوں، تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد کل دوستی کا فیصلہ سناؤں گا۔ بے شک، خوب سوچو، ہر پہلو پر غور کرو، میری محبت اور میرا یقین کہتا ہے کہ بالآخر تم ہمارے ہی ہو کر ہوگے۔ وہ مریم کو محبت سے بہلانے پھسلانے لگا۔ 15 منٹ گزر گئے، شیتارا نہیں آئی۔ کوئی 1 منٹ کے بعد آ کر بولی، وی آر لکی فار ایچ ادر۔ اس نے پوچھا، یہ تمہارے 15 منٹ ہیں؟ میں اپنے وقت پر مریم کے پاس آئی تو تم اسے خوب سبز باغ دکھا رہے تھے، میں نے ایسے وقت تمہیں مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، اب علی کے متعلق بتاؤ۔ بہت لمبی باتیں ہیں، پہلے مریم سے کل صبح آؤٹنگ کا پروگرام بناؤ، اسے راضی کرو، پھر میں اسے خیال خوانی کے ذریعے سلا دوں گی، اس کے بعد اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ وہ مریم سے بولا، ایک طویل عرصے کے بعد تمہارے ساتھ وقت گزار کر محسوس ہو رہا ہے، بیوی آخر بیوی ہوتی ہے، جو محبت تم سے ملتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتی۔ میرا جی چاہتا ہے تمہارے ساتھ کھلی فضا میں دوڑتا پھروں اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلتا رہوں۔ میں بھی آج خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھ رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نگر نگر کی سیر کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟
सैर व तफरीह की इब्तदा इसी जजीरे से करेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? समुंदर की सैर का प्रोग्राम बनाया जाए? हाउ लवली। सुना है यहाँ आसपास खूबसूरत जजीरे हैं। दुरुस्त सुना है। कल सुबह हम किसी लॉन्च में चलेंगे। उस वक्त लैला और शीतारा दोनों ही मरियम के दिमाग में थीं। लैला मरियम को मशवरा दे रही थी कि उसे समुंदर की सैर के लिए लॉन्च में जाना चाहिए। उस लॉन्च में अली उसके करीब ही छुपा रहेगा। शीतारा यही चाहती थी जो लैला कह रही थी। वो अली और उसकी प्लानिंग पहले ही सुन चुकी थी, इसीलिए पाशा को मशवरा दिया था कि दूसरी सुबह समुंदर की सैर का प्रोग्राम बनाया जाए। जब मरियम सो गई तो शीतारा ने आकर कहा, पाशा कल सुबह मरियम तुम्हें जिस लॉन्च में सैर करने का मशवरा दे, तुम उसी लॉन्च में सवार हो जाना। अली उस लॉन्च में स्टीवर्ड के भेस में होगा। अगर वो लॉन्च में तनहा मिल जाए तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसे मेरी जिस्मानी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं। तुम इस अंदाज में अली को ज़ेर करना चाहोगे तो नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। ऐसी हमाकत से बेहतर है कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं। ऐसा ना कहो, अपना मंसूबा बताओ। हमने फरहाद और उसकी फैमिली की अच्छी तरह स्टडी की है। वो कभी तदब्बुर से और कभी मुकद्दर से बच निकलते हैं। इस बार खूब सोच समझ कर एक एक कदम उठाना होगा। क्या करना चाहती हो? पहले वादा करो किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, वाकई जल्दबाजी से नुकसान पहुँचेगा। वो बोली, सुबह होने में बहुत देर है। मैं इतनी देर में यहाँ चंद आलेकार बना लूँगी। वो मेरे हर हुक्म की तामील करेंगे। पाशा ने कहा, यहाँ मेरे बेशुमार आलेकार हैं। मैं लैला और अली की बातें सुन चुकी हूँ। वो तमाम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे तमाम आलेकारों के दिमागों में पहुंचे हुए हैं। जो तुम्हारे 4 योगा के माहिर हैं उनमें से 3 को वो ट्रैप कर चुके हैं। चौथे को भी वो नहीं छोड़ेंगे। तुम उनमें से किसी को भी इस्तेमाल करोगे तो मुंह की खाओगे। ओ खुदाया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले इतनी तेज़ी से मेरे आलेकारों के अंदर कैंसर की तरह फैल जाएंगे। ठीक है, मैं उनमें से किसी को इस्तेमाल नहीं करूँगा। अली और उसके ख्याल ख्वानी करने वालों को इस इंतज़ार में रहने दो कि तुम अपने आदमियों से काम लेने वाले हो। उस लॉन्च में कितने अफराद होंगे? वो मुसाफिर बरदार लॉन्च है, एक जजीरे से दूसरे जजीरे जाती है। मैं आज रात जितने आलाकार बनाऊंगी वो मुसाफिर बनकर उस लॉन्च में रहेंगे। वो तुम्हारे लिए हथियार का और ढाल का काम करेंगे। उम्दा तदबीर है, आगे बोलो। बीच समुंदर में हम होंगे, चंद मुसाफिर होंगे और अली तन्हा रहेगा। गहरे समुंदर में कोई उसका साथी नहीं होगा। उसके ख्याल ख्वानी करने वाले अपने आलाकार दूसरी कश्तियों में रवाना कर सकते हैं। हमारे आलेकार अली को ज़ख्मी करेंगे। मैं उसके दिमाग में आसानी से पहुंचकर उसके ख्याल ख्वानी करने वालों को वार्निंग दूंगी कि अली के लिए कोई इमदाद आएगी तो उससे पहले ही दूसरी गोली उसका काम तमाम कर देगी। हाँ, ऐसी सूरत में वो अली की सलामती चाहेंगे। इस सिलसिले में मेरा एक मशवरा है। हाँ बोलो। हम अली को यरगमाल बनाकर रखेंगे और रखने की सबसे उम्दा जगह मर्दों का जजीरा है। फरहाद उस जजीरे से बेटे को निकाल ले जाएगा। उस जजीरे के मुतालिक तुम्हारी मालूमात महदूद हैं। आज तक कोई कैदी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। मुझे वहाँ के बारे में तफसील से बताओ। उस जजीरे में तकरीबन 250 मर्द कैदी हैं। वहाँ कोई औरत नहीं। वो कैदी खूंखार दरिंदे हैं, वहशियाना ज़िंदगी गुजारते हैं। वो किस तरह खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं। वहाँ घने दरख्तों की बहुतात है। यहाँ की सरकार ने वहाँ कपड़े बुनने की खड़ियाँ लगा दी हैं। उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो दरख्त काटें, हर हफ्ते 2 टन लकड़ियाँ साहिल पर पहुँचाएँ और नए सिरे से शजरकारी करते रहें ताकि दरख्तों की कमी न रहे, और हर हफ्ते कपड़े के 5 थान तैयार करें। शीताने ने कहा, यह सामान हासिल करने के लिए बहरी जहाज़ और कश्तियाँ साहिल पर जाती होंगी। ऐसे में कैदियों के फरार होने की कोई सूरत ज़रूर निकल आती होगी। जजीरे में एक छोटी सी बंदरगाह है। हफ्ते में एक बार सिर्फ एक जहाज़ वहाँ जाता है और लकड़ियों और कपड़े लेता है और उन्हें राशन और दवाएं देकर वापस आ जाता है। इस दौरान जहाज़ पर मुसल्लह फौजी और मशीन गनें होती हैं। सिर्फ 4 कैदियों को साहिल तक आने और जहाज़ पर सामान लादने की इजाज़त दी जाती है। 5वां कैदी नजर आए तो कुछ पूछे बगैर उसे गोली मार दी जाती है। पाशा, फरहाद के टेलीपैथी जानने वाले उस जहाज़ के मुसल्लह फौजियों को अपना मामूल और ताबेदार बना सकती हैं। तुम भी टेलीपैथी के जरिए यही कर सकती हो। आज ही से यहाँ के तमाम फौजी अफसरान के अंदर जगह बनाना शुरू कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम जजीरे के कैदियों को भी अपना ताबेदार बना सकती हो। मैं भी अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जरिए तुम्हारी मदद करता रहूँगा। हाँ, ये मुमकिन है। अली की रिहाई के लिए जो चाल फरहाद चलेगा वही चाल हम भी चलेंगे। इसके अलावा वहाँ एक ऐसा जरिया बना कर रखेंगे जिसे आखिरी नाकामी के वक्त इस्तेमाल करेंगे। अली हमारी गिरफ्त से निकलता हुआ दिखाई देगा तो उस आखिरी जरिए से उसे ख़त्म कर देंगे। पाशा बिस्तर से उठ गया। शीतारा ने मरियम को सुबह 5 बजे तक के लिए गहरी नींद सुला दिया था। वो उससे पहले बेदार हो ही नहीं सकती थी। पाशा ने टेलीफोन डायरेक्टरी के जरिए फौज के 2 अफसरान से बारी बारी रब्ता करके शीतारा को उनकी आवाज़ें सुनाई। वो उनके दिमागों में पहुंचकर उनके जरिए चंद आला अफसरों तक पहुंचती रही। उनमें से जो ज़्यादा अहम था उसे तनवीमी अमल के जरिए ताबेदार बना लिया और दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों का रास्ता रोकने के लिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया। उसने ऐसे 2 मजीद अफसरान को अपने काबू में किया। फिर लॉन्च में मुसाफिरों की हैसियत से पहुंचाने के लिए 4 अशखास को ट्रैप किया। इस तरह वो सुबह तक मसरूफ़ रही। मरियम और पाशा मुख्तसर सा सफरी बैग उठाए साहिल पर आए। वहाँ कई मोटर बोट्स और लॉन्चें वगैरह थीं जो मुसाफिरों को लेकर मुख्तलिफ जजीरों तक जाती थीं।
उन्होंने अपने अपने सफरी बैग में एक एक जोड़ा लिबास, खाने का कुछ सामान, फल काटने का चाकू रखा। पाशा के पास एक रिवॉल्वर भी था। कई लॉन्च वाले उन्हें अपनी तरफ बुला रहे थे, लेकिन मरियम ने उसी लॉन्च को तरजीह दी जिसमें अली स्टीवर्ड की हैसियत से था। मरियम नहीं जानती थी कि इस लॉन्च में अली मौजूद है। लैला उसकी रहनुमाई कर रही थी। अली, सानी और लैला ने प्लानिंग की थी कि पाशा को कुछ अरसे तक ऐसी मुसीबतों में उलझा कर रखा जाए कि उसे खुदा याद आ जाए। वो गैर मामूली सलाहियतें हासिल करने के बाद किसी बड़ी आजमाइश से नहीं गुजरा था। ऐसे मुसाइब में गिरफ्तार नहीं हुआ था जिनसे ये सबक हासिल करे कि उसे बेहतरीन दोस्त बनाने चाहिए और बदतरीन दुश्मनों से दूर रहना चाहिए। इस इरादे पर अमल करने के लिए वो पाशा को मर्दों के जजीरे में पहुंचाना चाहते थे, ताकि वो खूंखार दरिंदानुमा कैदियों के दरमियान रहकर हमा वक्त अपनी सलामती की फिक्र में रहे और एक आम आदमी की तरह जंगल में लकड़ियां काटता रहे। इस जजीरे में हर शख्स के लिए मेहनत और मुशक्क़त लाजमी थी, वरना उसे खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। उसे वहां पहुंचाने से पहले ये सोच लिया गया था कि जब वो तौबा करने लगेगा तो उसे किस तरह वापस लाया जाएगा। गोया दोनों तरफ से यही एक चाल चली जा रही थी। वो भी अली को इस जजीरे में कैदी बनाना चाहते थे ताकि मैं अपने बेटे की सलामती के लिए तड़पता रहूं, वहां से उसे निकाल लाने की कोशिशें करता रहूं और वो मेरी कोशिशों को नाकाम बनाते रहें। वो लॉन्च समुद्र की लहरों से खेलती हुई आगे बढ़ने लगी। मरियम और पाशा के अलावा 10 मुसाफिर उसमें सफ़र कर रहे थे। अली के साथ लॉन्च का मालिक और क्लीनर भी थे। 10 मुसाफिरों में से 4 शीतारा के आलाकार थे। शीतारा बाकी 6 मुसाफिरों के मुतल्लिक जानना चाहती थी कि वो कौन लोग हैं और कौन से जजीरे में उतरना चाहते हैं। पाशा ने भी उनसे गुफ्तगू की। पता चला वो सिर्फ मुकामी ज़ुबान जानते हैं, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों से वाकिफ़ नहीं। शीतारा उनकी ज़ुबान और लहजे को समझे बगैर उनके दिमागों में नहीं जा सकती थी। वो लॉन्च का मालिक और क्लीनर भी सिर्फ मुकामी ज़ुबान बोल रहे थे। अगर अंग्रेज़ी बोलते तो शीतारा लॉन्च के मालिक के ख्यालात पढ़कर मालूम करती कि अली इस लॉन्च में किस तरह स्टीवर्ड बनकर आए। वह 2 घंटे तक सफ़र करते रहे। 4 जजीरों के करीब से गुजर गए। आगे मर्द कैदियों का 5वां जजीरा था। पाशा ने अली के पास आकर पूछा, हेलो मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? अली ने कहा, मैं सिर्फ अपना नहीं तुम्हारा नाम भी बता सकता हूँ। फिर तो ये भी जानते होगे कि मैं इस लॉन्च में क्यों सफ़र कर रहा हूँ। हमारे तुम्हारे जानने से कुछ नहीं होता। कातिबे तकदीर जानता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं तकदीर पढ़ना जानता हूँ। वो जजीरा जो धुंधला सा नज़र आ रहा है वो तुम्हारी आखिरी मंजिल है। वहाँ तुम ज़िंदगी के बाकी दिन आराम से गुजारोगे। अली ने दूर से उस धुंधले जजीरे को देखा जो रफ्ता रफ्ता नुमाया होता जा रहा था। फिर मुस्कुरा कर बोला, खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि हम दोनों उस जजीरे में रहेंगे तो हंगामों से भरपूर वक्त गुजरेगा। तुम सारी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखते हो। पहले इन खूंखार कैदियों पर हुक्मरानी करोगे, फिर वो तुम्हें हुक्मरानी के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरी जिस्मानी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं है। तुम इतने ताकतवर हो सकते हो कि फौलादी रोबोट की तरह नाकाबिले तस्कीर बन सकते हो, लेकिन रोबोट भी एक दिन टूट फूट जाता है। खुदा के सिवा इस दुनिया में बका किसे है? वो जेब से रिवॉल्वर निकाल कर बोला, साहिल करीब आ रहा है। मैं तुम्हें ज़ख्मी करके इस जजीरे में फेंकना चाहता हूँ ताकि शीतारा तुम्हारे दिमाग में जगह बनाकर वहाँ से भागने का मौका ना दे। अली ने हैरानी से पूछा, शीतारा क्या वो तुम्हारे साथ है? वह मुस्कुरा कर बोला, हाँ, आज वो मेरी दोस्त है। रफ्ता रफ्ता हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मरियम ने करीब आते हुए कहा, हाँ अली, जिस तरह हमारी रिश्तेदारी हुई है मैंने तुम्हें बेटा बनाया है। पाशा शीतारा को बेटी बनाएगा? वो गुस्से से उसकी तरफ घूम कर बोला, यू शट अप। वो आगे न कह सका। रिवॉल्वर वाले हाथ पर अली की ठोकर पड़ी। रिवॉल्वर फिजा में उछलकर गहरे पानी में चला गया। वो नागवारी से बोला, मैं चाहता था हाथ पांव हिलाए बगैर एक गोली चलाकर जख्मी कर दूं, लेकिन तुम अपनी तोड़ फोड़ चाहते हो। उसने अली को दबोच लेने के लिए उस पर छलांग लगाई, लेकिन लकड़ी के खाली तख्ते पर आकर गिरा। अली उछलकर दूसरी जगह पहुंच गया था और कह रहा था, मैं जानता हूं तुम फौलाद हो, मगर मुकाबले का फ़न नहीं जानते हो। तुम अपनी ताकत का मुजाहरा करो, मैं तुम्हारी ताकत को सिफर बनाने का तमाशा दिखाता हूँ। वो पंजा लड़ाने के अंदाज में दोनों हाथ आगे बढ़ाकर दौड़ता हुआ आया। अली उछलकर अरशे की रेलिंग पर आया। रेलिंग के पीछे समुंदर था। वो कमाल महारत से तवाज़न कायम रखे उस रेलिंग पर खड़ा था। ज़रा भी तवाज़न बिगड़ता तो वो गहरे पानी में जा गिरता। पाशा के लिए बहुत अच्छा मौका था। वो उसे समुंदर में धक्का देने के लिए तेज़ी से आया। अली ने फिजा में छलांग लगाई। उसके ऊपर से होता हुआ उसके सर पर चपत मारता हुआ अरशे के तख्ते पर खड़ा हो गया। पाशा पूरी तेज़ी से धक्का देने आया था। नतीजे के तौर पर वो खाली रेलिंग पर औंधा हो गया। आधा अरशे की तरफ और आधा समुंदर की तरफ झुक गया। अली ने उसकी दोनों टांगें पकड़ कर उठाईं तो वह समुंदर की तरफ उल्टा लटक गया। अब उसकी ज़िंदगी अली की दोनों मुट्ठियों में थी। वो मुट्ठियाँ खोलता तो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक समुंदर में गर्क हो जाता। वह ऐसी हालत में था कि अपने बचाव के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर अपनी कुव्वत से दोनों टांगों को अली से छुड़ाना चाहता तब भी गहरे पानी में चला जाता। उसने एक आध बार कमर के बल उठने की कोशिश की। अली ने उसकी टांगों को आगे की तरफ झटका दिया तो वो नीचे होकर गर्दन तक पानी में डूबता रहा। इसके बाद उसने कमर के बल उठने की कोशिश तर्क कर दी। शीतारा के 4 आलेकार पाशा की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। दूसरे 6 मुसाफिरों ने उनका रास्ता रोक लिया।
ان میں سے ایک کے پاس ریوالور تھا۔ تب شیتارہ کو معلوم ہوا کہ وہ سب مسافر نہیں علی کے زر خرید اہلکار تھے۔ یقیناً وہ انگریزی جانتے ہوں گے، لیکن انہیں تاکید کی گئی تھی کہ وہ صرف مقامی زبان بولتے رہیں۔ اس طرح شیتارہ ان کے دماغوں میں جا کر اپنے اہلکاروں کے لیے راستہ صاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پاشا کے دماغ میں آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، وی آر لکی فار ایچ ادر۔ وہ جھنجھلا کر بولا، کیا ہے تو میرے لیے خاک لکی ہو، تم پر بھروسہ کر کے الٹا لٹک گیا ہوں، اس خبیث سے میری جان چھڑاؤ۔ پاشا، یہ لوگ شیطانی دماغ رکھتے ہیں، جو کبھی نہ سوچو وہ کر گزرتے ہیں۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بازی یوں پلٹ جائے گی، ہم یہ بازی ہار گئے ہیں۔ تمہارے اہلکار کہاں مر گئے ہیں؟ ان سب کو بے بس کر دیا گیا ہے، وہ مقامی زبان بولتے ہیں۔ میں ان کے دماغوں میں جا کر ہارنے والی بازی جیت نہیں سکوں گی۔ یہ تمہاری دوستی ہے کہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ رہی ہو؟ نہیں، میں آخری سانس تک تمہیں بچانے کی کوشش کروں گی۔ میرے مشورے پر فوراً عمل کرو، مکاری سے کام لے کر علی سے دوستی کرو، اسے یقین دلاؤ کہ تم سچے دل سے توبہ کر رہے ہو۔ وہ نادان بچہ نہیں ہے، میری باتوں میں نہیں آئے گا۔ ایسے وقت ذرا عقل سے سوچو، تمہیں مارنا ہوتا تو اب تک تمہیں سمندر میں ڈبو چکا ہوتا، لیکن وہ تمہاری بیوی کو ماں کہتا ہے، وہ اپنی ماں کا سہاگ نہیں اجاڑے گا۔ ہاں، میں اس پہلو کو بھول گیا تھا۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، علی مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ علی نے پوچھا، کیا تمہیں الٹا لٹکنے کے بعد احساس ہوتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت مغرور ہو گیا تھا۔ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے دوست بن کر گزارنا چاہیے۔ اب میں دوست بن کر رہوں گا؟ میں کیسے یقین کروں؟ میں تمہاری ممی مریم کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں۔ علی نے اسے واپس عرشے پر کھینچ لیا۔ وہ ریلنگ سے لگ کر ہانپ رہا تھا اور ادھر ادھر یوں دیکھ رہا تھا جیسے نئی زندگی ملنے کا یقین کر رہا ہو۔ علی نے کہا، اپنے برے حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب برا وقت آتا ہے تو غیر معمولی قوتیں اور غیر معمولی صلاحیتیں کام نہیں آتی، صرف رضائے الہی کام آتی ہے۔ وہ معبود راضی ہو تو جان بچتی ہے، ورنہ فنا لازمی ہوتی ہے۔ وہ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ لانچ مرد قیدیوں کے جزیرے کے قریب تھی اور ساحل سے کوئی 200 گز کے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ شیتارہ کہہ رہی تھی، پاشا، یہ جزیرہ گزر جائے گا، لانچ واپس چلی جائے گی اور ہم ناکام رہیں گے۔ کوئی بات نہیں، وہ بھڑک کر بولا، ہم ناکام نہیں رہیں گے، میں بازی پلٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ ریلنگ کے پاس اڑتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، علی، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں پہلی بار دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ علی نے آگے بڑھ کر مسافیہ کرنا چاہا۔ پاشا نے اچانک اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا، یوں سے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا موقع مل گیا۔ علی نے دل ہی دل میں تسلیم کیا، واقعی فولادی انگلیاں اور یہ فولادی انسان ہے، جو اس کے شکنجے میں آئے وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے۔ لیلا نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، بیٹے، میں اپنے اہلکار کے ذریعے گولی چلاؤں؟ اسے زخمی کرنا چاہیے۔ نہیں ممی، مقابلہ مجھ سے، آپ کسی تیسرے کو درمیان میں نہ لائیں۔ ثانی نے کہا، پلیز علی، یہ قصہ ختم کرو۔ وہ بولا، ابھی ڈراپ سین ہوگا، تم دونوں جاؤ ورنہ شیتارہ کو میرے اندر آنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ پاشا اسے آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل رہا تھا اور ریلنگ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا، اپنے آدمیوں سے کہو ریوالور پھینک دے، ورنہ گولی لگنے سے پہلے میں انگلیاں توڑ کر تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا۔ علی نے حکم دیا، ریوالور نہ پھینکو، اور میں حکم دیتا ہوں کہ میرے سمندر میں گرنے کے بعد لانچ کو نہ روکنا، مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ امی اور ثانی، میں نے جو منصوبہ پیش کیا تھا اس پر ضرور عمل کیا جائے۔ پاشا نے پوچھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ منصوبہ مجھے بتاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ بتاؤں اور تم مجھے سمندر میں پھینک دو۔ تو پھر لو، پہلے اپنی انگلیوں کا ماتم کرو۔ اس نے پوری قوت سے انگلیوں کی ہڈیوں کو جھٹکا دیا۔ علی نے پوری قوت سے جھٹکے کو روکا۔ ایک لوہا دوسرے لوہے سے ٹکرا کر دوسرے کو توڑ نہیں سکتا، البتہ ٹکراؤ سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ پاشا نے طاقت کے زوم میں پہلے نہیں سوچا تھا، اب سمجھ رہا تھا کہ صرف اس نے علی کو نہیں جکڑا ہے، اس کی اپنی انگلیاں بھی آہنی سلاخوں میں پھنس گئی ہیں۔ اگر اس نے فوراً انگلیاں چھڑا کر علی کو سمندر میں نہ پھینکا تو وہ دشمن کوئی نیا داؤ آزمائے گا۔ اس نے پھر ایک زوردار جھٹکا دے کر انگلیوں کو چھڑانا چاہا، مگر وہ الجھی نہیں۔ علی نے پوچھا، مجھے جکڑنے کے بعد انگلیاں کیوں چھڑا رہے ہو؟ کیا تم شیطان ہو کہ میری طاقت کا تم پر اثر نہیں ہو رہا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کہوں گا، تم بہت طاقتور ہو۔ میں تمہارے شکنجے میں ناقابل برداشت تکلیف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ ماسٹر واتسوروکی نے اس سے بھی زیادہ تکلیف میں ہم بھائیوں کو بچپن سے مبتلا رکھا ہے۔ اس نے فرحات کے بیٹوں کو پھولوں کے نہیں کانٹوں کے بستر پر سلایا ہے۔ تمہاری قوت غیر معمولی ہے، ہماری قوت برداشت غیر معمولی ہے۔ اچھا، زیادہ نہ بولو، میری انگلیاں چھوڑو۔ پکڑا تم نے اور مجھے چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اس نے سر سے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ علی نے گردن ٹیڑھی کی، اس کا وار کھالی گیا۔ اس نے گھٹنا پیٹ میں مارنا چاہا۔ علی نے اپنا گھٹنا ٹکرا دیا، پھر کہا، کچھ بھی کر لو، یہ ہاتھ سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد چھوڑوں گا۔ کیا تم پاگل ہو؟ سمندر میں کودنا چاہتے ہو؟ پاگل نہیں، دیوانہ ہوں۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ پھر پاشا اسے سمندر میں گرانے کے لیے دھکیل کر ریلنگ کے پاس لایا۔ اب اسے ریلنگ سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کبھی وہ پیچھے دھکیلتا تھا، کبھی علی اس پر بھاری پڑتا تھا۔ پھر علی نے ریوالور والے اہلکار سے کہا، میرے مقابل کو نشانے پر رکھو، میرے 3 گننے تک یہ میرے ساتھ سمندر میں چھلانگ نہ لگائے تو اسے گولی مار دینا۔
पाशा ने घबरा कर कहा, अरे ये क्या बला मुझसे चिमट गई है? शी तारा मुझे बचाओ। अरे ओ फरहाद, अपने बेटे को इस हमाकत से रोकता क्यों नहीं? मेरे साथ ये भी डूब जाएगा और हम बच गए तो खूंखार कैदी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अली ने गिनती शुरू की, 1। शी तारा हैरानी और परेशानी से सोच रही थी, आखिर ये अली क्या सोचकर मौत के जजीरे में जा रहे? इन लोगों की कोई चाल वक्त से पहले समझ में क्यों नहीं आती? वो ख्याल ख्वानी के जरिए बोली, पाशा, अली के इस इकदाम में कोई गहरा राज है, समुंदर में कूद जाओ। वो गुस्से से भड़क कर बोला, चुड़ैल की बच्ची, दोस्त को बचा नहीं सकती, डूब मरने को कहती है। डूबने का मतलब ये नहीं कि मर जाओ, साहिल बिल्कुल करीब है, तुम जिंदा रहोगे। अली ने कहा, 2। पाशा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अरे मेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं करता, अपनी जवानी का ख्याल कर। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि शर्म से डूब मरे। अली ने कहा, अम्मी और सानी, मेरे 3 कहने के बाद जब इसे गोली मारकर जख्मी किया जाए तो आप दोनों शी तारा को भगाकर इसके दिमाग पर कब्जा जमा लें और अपना गुलाम बना लें। वो एकदम से चीखने लगा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मुझे तैरना आता है, मैं कूद रहा हूँ। वो अली के साथ दौड़ता हुआ रेलिंग के पास आया, फिर उस पर चढ़कर छलांग लगा दी। पानी के अंदर जाते ही अली ने उसकी उंगलियां छोड़ दी। शी तारा ने एक आलाकार के जरिए देखा, लॉन्च रुकी नहीं थी, अपनी मखसूस रफ्तार से जा रही थी और एक टर्न लेकर जजीरा मार्क्यूसान का रुख कर रही थी। फिर उसने देखा अली और पाशा समुंदर की सतह पर उभर आए थे और तैरते हुए मौत के जजीरे की सिमत जा रहे थे।